Hello everyone. Today we are meeting a person who needs no introduction. She's a mountaineer. First Indian to do 5 summit in 30 days, and all those peaks were above 8,000 meters. This includes Mount Everest, Mount Lhotse, Kanchenjunga, Annapurna and Mount Makalu. She's Raksha Mantri awardee, and yes, you guessed it right, she's Baljeet Kaur. Let's welcome Baljeet Kaur. Hello Baljeet जी. हेलो, वेलकम टू NH कंटेंट. थैंक यू थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए. थैंक यू। बलजीत जी, हम शुरू करेंगे जो मोस्ट रीसेंट इवेंट है जिसमें आप अन्नपूर्णा समिट करने गए थे, और आई थिंक 18 अप्रैल को कुछ ऐसी न्यूज़ आई कि आप मिल नहीं रहे, हाँ जी। या आप गायब हो गए. तो वो क्या था, आप थोड़ा बताइए. सो माउंट अन्नपूर्णा लास्ट ईयर भी मैंने क्लाइंब किया था और मुझे मालूम था कि वो टेक्निकली कितना ज़्यादा वो मुश्किल है. तो सी मेरे माइंड में पहले से फिल्टर था कि इस बार माउंट अन्नपूर्णा मुश्किल होगा, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल होगा ये नहीं सोचा था मैंने. एंड हुआ ये था कि मेरे ख्याल से 18th जो में हमारा ये रहा, मतलब जो भी रेस्क्यू वगैरह हुआ और जो भी न्यूज़ आई वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ. क्योंकि एक तो कम्युनिकेट करने के लिए ना ही मेरे पास वॉकी टॉकी था जो मैं फेस कैम में किसी को बोल सकूं, और ये सारी चीज़ें उसी की वजह से हुआ. और लोगों ने जो पोस्ट किया है, आई थिंक नेपाल से ही पहले ये आया है न्यूज़ के आई एम डेड और मैं खो गई हूँ. खोना इज़ ओके, बट डेड का जो न्यूज़ आया था वो नेपाल से आया था. तो जो नेपाल ने जब न्यूज़ें डाला तो उन्होंने एक बार वेरीफाई नहीं किया, क्रॉस चेक नहीं किया कि वो जो इंसान है जिंदा भी हो सकता है. बिना बॉडी रिकवर किए उन्होंने ये पब्लिश कर दिया. तो इट्स वेरी स्ट्रेंज. तो इस तरह की चीज़ें हुई इस बार. बट एग्जैक्टली हुआ क्या था? मतलब आप मतलब सबमिट कर चुके थे और आप कैंप 4 तक पहुंच गए थे, राइट? उसके बाद क्या एग्जैक्टली हुआ? ओके, सो मैं कैंप 4 नहीं पहुंची थी एक्चुअली. मैं आपको बताती हूँ, ये कैंप 4 से यहाँ एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि यूजुअली होता क्या है कि जब भी आप 8,000 मीटर की कोई छोटी क्लाइंब करते हो विदाउट ऑक्सीजन, तो विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करने के लिए आपको कम से कम 7,000 या फिर 7,200 मीटर या 7,200 मीटर आपको एक नाइट स्पेंड करना होता है, वहाँ पर सोना होता है 1 या 2 नाइट, एंड देन उसके बाद वापस बेस कैंप आओ, देन दोबारा आपको जाना. तो ये प्रोसीजर रहता है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से एक्लेमेटाइजेशन हो जाए उसका और हमें प्रॉब्लम ना है ब्रीथिंग, राइट? तो इसलिए हमें वो चाहिए होता है. लेकिन इस पीक में माउंट अन्नपूर्णा एक ऐसी पीक है जहाँ पे सिर्फ हम 5500 मीटर पे ही सोए थे. हमने 2 रात स्पेंड की थी वहाँ पे, उसके बाद नीचे आ गए थे. तो उसके बाद हम ऊपर जा नहीं पाए थे क्योंकि कैंप 2 के बाद जो 5500 मीटर के बाद पूरा एवलांच प्रोन एरिया है कैंप 3 तक. तो अब उसे क्रॉस करना, बार बार क्रॉस करना मतलब रिस्की है बहुत ज़्यादा. तो उसे 1 टाइम ही क्लाइंब करते हैं सभी लोग, और वो 1 टाइम ही रूट ओपन होता है. ओके. उसके ऊपर तो हुआ था. और जो हमारा कैंप 4 बेसिकली आप जो बोल रहे हो कि कैंप 2 के बाद कैंप 4 तक आपको नॉन स्टॉप ट्रैक करना ही पड़ता है. हाँ, उसके समिट तक करना ही पड़ता है. बिल्कुल. तो हमारा जो स्टॉपेज होते हैं ऐसा होता है जैसे कैंप 2 तक तो चल नॉर्मल है, उसके बाद जैसे ही निकलोगे तो आप कैंप 3 जाओगे, नेक्स्ट डे कैंप 4, उसके बाद सीधा सबमिट करके फिर डाउन नीचे आप. तो ये प्रोसीजर रहता है, 3 दिन ही रहते हैं मतलब ऊपर के लिए. तो इस बार ये था कि, और उसका जो कैंप 4 है जो सबमिट कैंप है उसका हाइट या 6,800 मीटर है. तो ये एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए बलजीत जी ये बताएं कि जो कैंप 2 है वो कितने 1000 मीटर्स पे रहता है, और जो सबमिट है वो तो खैर 8091 मीटर्स ही है. जी जी बिल्कुल. तो कैंप 2 का क्या जो है हाइट रहता है? 5500 मीटर. 5500. ये ओके. तो देयर इज अ डाइसी समटाइम जो लोग हैं वो पिच करते हैं 55 मीटर पे, कुछ 56 मीटर पे कर रहते हैं, एंड इसी के बीच में रहता है ऊपर नीचे यहीं पे होता है. तो इतने मीटर पे रहता है. देन कैंप 3 हमारा जो होता है वो 58 पे होगा, या फिर मतलब 6000 मीटर पे भी लगा देते हैं लोग. तो ये मतलब इस तरह की कोई ऊपर लगाता हायर भी है, हायर कैंप 3 भी है, लोअर कैंप 3 भी है. ओके. तो ये इस तरह से लगाते हैं. देन उसके बाद आप जाते हो कैंप 4 में जाते हो.
तो कैंप 4 में कुछ लोग 6-7 तक लगाते, कुछ लोग 6-8 तक लगाते, लेकिन इस बार सबका 6-7 तक था जो हमने रिकॉर्ड किया था खुद अपने फ़ोन पे। तो 6-7-8 मीन्स कि कम से कम आपको 1400 मीटर का गेन होगा। ओके 1300-1400 मीटर का गेन होगा आपके लिए। तो 1300-1400 मीटर गेन करना विद ऑक्सीजन वालों के लिए भी इतना ही मुश्किल होता है जितना, मतलब उससे ज़्यादा सोचो आप मुश्किल विदाउट ऑक्सीजन वालों कितना मुश्किल होगा। तो वो बहुत ही हार्ड था। तो और वो एक ही लाइन में जाना, क्योंकि एक्रोडाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे विद ऑक्सीजन वाला हो चाहे विदाउट ऑक्सीजन हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन विदाउट वाला ये इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन यूज़ कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक रहता है। तो इसमें अन्नपूर्णा में एक्रोडाइजेशन जो होता है वो सही से नहीं होता, प्रॉपर नहीं हो पाता लोगों को। नहीं हो पाता। तो लोग क्या करते हैं, क्लाइंब कर लेते हैं पहले से, कुछ 7000 मीटर पीक करके आते हैं, या फिर 6-5 पीक, मतलब इस तरह की पीके करके आते हैं पीछे से, एंड फिटनेस पे ट्रेन करके आते हैं पूरा अच्छे तरीके से। तो सेम डे में मैं भी यहाँ से गई थी ट्रेन होके, और 15 को हम पहुँचे थे एंड 16 को हम दिन में निकले। 16 की दिन में आफ्टरनून में हम 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास निकले हैं सबमिट के लिए दिन में। तो मैं और मेरे साथ पोर्टर थे एक्चुअली, तो जिन्होंने कभी क्लाइंब नहीं किया कोई माउंटेन नहीं, वो मेरे साथ ही पहली बार क्लाइंब कर रहे थे। अच्छा, जो पोर्टर्स थे आपके वो पहली बार ही आपके साथ क्लाइंब कर रहे थे? मतलब, और जो मेरे शेरपा थे वो उस टाइम कैंप 4 में थे, तो उन्होंने बोला कि आप दोनों आगे चलो, मैं पीछे से आता हूँ। तो ऑब्वियसली वो जो थी वो बहुत एक्सपीरियंस शेरपा थे मेरे, तो उन्होंने बहुत सारे, कम से कम उन्होंने मुझे बताया था कि 58 के आसपास 8000 उन्होंने क्लाइंब कर चुके हैं। तो आपको सोचिए जो इतना कर चुका है, तो और खुद भी वो विदाउट ऑक्सीजन कर चुके हैं, तो ही नोज कि भी क्या होता है क्या नहीं होता, कंडीशंस कैसे हैं। तो मैंने बोला ठीक है हम रात चल पड़ते हैं। तो हम दिन में पूरा दिन चले, पूरी रात चले हम उस दिन 16 की, एंड 17 की मॉर्निंग मेरे ख्याल 200-300 मीटर नीचे ही होंगे, या 400 मीटर नीचे होंगे हम समिट से। तो तभी एक शेरपा पीछे से आते हैं एंड वो मुझे बोलते हैं कि आपके जो शेरपा हैं उन्होंने मुझे भेजा है, कोई और शेरपा उन्होंने भेज दिया अपनी जगह पे। तो अब जो शेरपा आया है मेरे पास वहाँ पे, तो उसने एक दिन पहले क्लाइंब किया है, सबमिट करवाया एक क्लाइंट अपने क्लाइंट को, और उनको लेके गया नीचे। यानी वो 15 तारीख को भी नहीं सोया है, 16 को भी नहीं सोया, और 17 को मेरे पास है वो। तो उसे तो वैसे ही बहुत टाइम हो चुका बिना सोए खाए पिए सही से। तो मैं वहाँ पे फाइट भी नहीं कर पाई कि फाइट कैसे करूँ। एंड हमारे पास जो वॉकी टॉकी उसके पास था उसमें बैटरी नहीं है, तो किससे कम्युनिकेट करे समझ नहीं आ रहा, और कोई वाइज डिसीजन लेने वाला नहीं था हमारे बीच में। मैं विदाउट ऑक्सीजन थी, तो मुझे ऐसा था कि कौन है इनमें से वाइज डिसीजन, क्योंकि जो पोर्टर है उसको मालूम ही नहीं है कि अगर मुझे पानी चाहिए, अगर, क्योंकि क्या होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आप भूल जाते हो चीजें, या फटीग हो जाता है बहुत ज्यादा, बिल्कुल माइंड काम करना बंद कर, तो आपने डिसीजन लेना मतलब आपके नहीं होता उस टाइम पे, ठीक है। और ऐसा सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे शेरपा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे लिक्विड मुझे चाहिए, अगर मुझे मैं मांग भी नहीं रही हूँ तो भी वो ऑफर करते हैं कि आपको पानी चाहिए, क्योंकि वो करते हैं ऑफर, राइट। तो वो सब कुछ करना, वो सब कुछ नहीं हुआ पूरे रास्ते में। तो एक तो मेरा फूड तो खाया ही नहीं था, सोए भी नहीं थे हम, तो लिक्विड बंद हो गया। तो लिक्विड और पानी बहुत ज़रूरी है बॉडी में, तो वो पानी नहीं पिया, तो अब ड्राई मतलब हाइड्रेशन जो होता है, डिहाइड्रेशन मुझे हो गया, एक तो वो भी हो गया। एंड उसके बाद हम तीनों ने क्लाइंब करना शुरू किया, और मेरे ख्याल से पहले ही मैंने 50 मीटर पीछे ही मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं जाना है, वापस चलते। बट मेरी शायद उनका पहला क्लाइंब था, जो पोर्टर थे उनको करना था, क्योंकि अगर वो इस साल करते हैं सबमिट तो अगले साल वो किसी क्लाइंट को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो उनका रोजी रोटी चलती है क्लाइंबिंग से, ठीक है, और ये वो चांस मिस नहीं कर सकते, वरना उनको अगले साल फिर आना पड़ेगा, यानी फिर से कोई क्लाइंब करना पड़ेगा, उसके बाद एक क्लाइंट मिलेगा। तो सबको पैसा कमाना होता है जल्दी जल्दी। और अब क्या है कि नेपाल में शेरपा को अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारे शेरपास आ गए, तो जल्दी नहीं मिलता है। वो बेचारा पोर्टर से उसको शेरपा बना रहे हैं, आप समझ रहे हो कि एक प्रमोशन टाइप हो रहा है उसका, तो वो एक्साइटेड रहेगा कि उसको वही शेरपा से, तो मतलब एक शेरपा में क्या होता है कि थोड़ा रिस्पेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। बट ये लोग बनते हैं मेरे ख्याल से पोर्टर से ही है, पहले वो पोर्टर होते हैं, फिर कुछ एक्सपीरियंस लेके फिर शेरपा। कुछ ऐसा होता है कि जिनका फैमिली में पहले से शेरपा है तो वो सीधा शेरपा ही बनते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। और कुछ जो है जो बेचारे पोर्टर हैं, उसके बाद वो क्लाइंब करेंगे, देन वो क्लाइंट लेके जाएंगे, उसमें ज्यादा पैसा उनको मिलता है, पोर्टर में इतना पैसा नहीं मिल पाता, तो एक ये भी रहता है। तो ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम चलो आप, तो मेरे को बहुत मोटिवेट करके मुझे अपने साथ खींच के जिस तरह से लेके गए वो, इवन मैं 20 मीटर नीचे पहुंची, तभी मैंने बोल दिया कि मुझे वापस जाना है, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे फील हो गया था कि एक तो हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि टाइम उस टाइम पे 6 PM हो गया था, ये मैं 17 की बात बता रही हूँ, और हम निकले 16 की, मतलब 2 बजे हम निकले।
तो मुझे तो कम से कम 24 घंटे से ऊपर हो चुका है बिना खाए पिए और बिना ऑक्सीजन के चले पे, बिना मतलब शेल्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और मैंने उनको बोला कि वापस चल, तो नहीं मैम 20 मिनट रह गया, इसको कौन छोड़ता है। तो मैंने भी सोचा कि 20 मिनट पर मैंने उनको कहा कि मैं अगले साल आ जाऊँगी, मुझे कोई लोड नहीं है, मैं अगले साल आ जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी नीचे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें, तो फिर मेरे शेरपा ने बोले कि नहीं नहीं चलो चलो अब चलो। फिर अगेन वो मुझसे आगे चल रहे थे दोनों शेरपा। फिर मैंने देखा कि ये दोनों चल रहे हैं, अकेली मैं जा नहीं सकती पीछे, अगर मैं खोगी तो मुझे एक डर भी था कि कहीं मेरे को छोड़ के ना चले जाए वो। तो मैं उनके पीछे पीछे समिट तक चले गए और हमने सबमिट किया। हमने कम से कम 7 बजे हमने सबमिट किया एंड शाम को ही बिल्कुल हमने इवनिंग में सबमिट किया हमने 7 बजे। एंड उस सबमिट से पहले मेरे ख्याल से जस्ट 10 मिनट पहले ही मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था। तो मेरा पहला हेलुसिनेशन मुझे स्टार्ट हुआ जब मुझे पता चला कि सिम्टम ये। तो हुआ क्या था कि मुझे दिख रहा है कि एक मुस्लिम लड़की है और वो मुझे चिढ़ा रही है, और मतलब ऐसे ही लड़के मुझे छेड़खानी करते रहते हैं कि वही लड़का कौन है, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो वो बोले कि उनको बोलो कि नंबर दे। मैं बोला कि नहीं नहीं इनकी शादी हो गई है, मैं ऐसे करके बोल रही हूँ शेरपा को मत छेड़, इनकी शादी हो चुकी है, ये तू छोड़, और मुझे इंडिया का फ्लैग चाहिए, मैं भूल गई हूँ, तो मुझे इंडिया का फ्लैग चाहिए। ये सब आपको इल्यूसिनेशन हो? ये मैं बोल रही हूँ, मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ, वो लोग ऊपर सबमिट कर रहे हैं, मैं 10 मीटर का गैप है और मैं उनको देख रही हूँ कि वो सबमिट कर रहे हैं। तो मैं उनकी वीडियोस बना रही थी, अपने शेरपाओं की भी, खुद की भी, और मतलब हमें प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ सबमिट किया या नहीं किया, ठीक है। तो मैं फोटोज क्लिक कर रही हूँ, अपनी वीडियोस बना रही हूँ, और पता नहीं इतना मुझसे हो भी नहीं रहा था, पर मैं फिर भी कर रही हूँ कि दिमाग में है कि प्रूफ चाहिए होता है नीचे में, है ना। तो उसके तुरंत बाद जैसे मैंने फोन अंदर रखा, तो उसके बाद ये हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था मुझे। एंड तो मुझे वो जैसे एक होता है जैसे बख्शीश देते हैं किसी को खुशी से, जैसे हम किसी को दे देते हैं ना, गिफ्ट दे देते हैं, पैसे देते हैं, तो उसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा था कि जब भी उस वहाँ पे सबमिट करते हैं तो लोग उसको आते जाते उसको पैसे देते रहते हैं। तो मैं भी ऐसा विलिंग हूँ कि हाँ मैं उसको ज़्यादा पैसे दे दूँगी, सबमिट हो गया है, ऐसा करके मैं बात कर रही हूँ। और फिर मैं उसको बोलती कि मुझे इंडिया का फ्लैग चाहिए, तो मैं परचेज करने के लिए ना ऐसे बोल रही हूँ कि मैं तेरे को पैसे देती हूँ और ज़्यादा पैसे देती हूँ, तो मुझे इंडिया का फ्लैग दे दे, क्योंकि यहाँ पे गिरे पड़े रहते होंगे बहुत सारे, क्योंकि आते तो उड़ जाते हैं वो हवा के साथ ना, फ्लैग मेरा इधर उधर चले जाते हैं, तो मतलब होगा कहीं ना कहीं, और तुम्हारे पास होगा पड़ा हुआ, ऐसा मैं उनको बोल रही हूँ। तो वो मुझे बोल रही है कि मेरे पास इंडिया का तो नहीं है, इंडिया का और नेपाल का ज्वाइंट है, तो आप ये फ्लैग ले लो। तो जैसे ही मैं फ्लैग के लिए हाथ करती हूँ तो वो सब कुछ गायब हो जाता है एकदम से, वहाँ पे कोई लड़की नहीं है, कोई फ्लैग नहीं है। तो ये आपने रिकॉर्ड भी करा है या मतलब ये नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि उस टाइम तो बिल्कुल खत्म हो जाए, मेरा दिमाग में नहीं चल रहा है, ये मेरा रिकॉर्ड मेरा है ही नहीं उस टाइम कुछ भी नहीं। ये उससे पहले मैं रिकॉर्ड करी थी वीडियोस में ना, लेकिन जैसे रखा तो उसके बाद स्टार्ट हो, मैंने को देखा ये क्या हुआ मेरे साथ, कौन थी वो लड़की, क्या हुआ। तब मुझे समझ आ गया कि मुझे ना हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया है, मुझे एएमएस स्टार्ट हो चुका है, मुझे नीचे जाना चाहिए और मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। तो भी मैं ना वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठी रही और उनको देखती रही अपने शेरपाओं को, एंड फिर खुद को दोबारा से मोटिवेट करके 10 से तो मीटर इतना सा जाना है, देन 1 स्टेप 2 स्टेप, मतलब बहुत धीरे धीरे स्टेप, मतलब 1-1 मिनट गुजारा हुआ शायद मैंने, इससे समझो आप, ब्रीथ करते हुए ऐसे। और पहुँची मैं वहाँ पे एंड हमने फ़ोटो क्लिक की, और क्योंकि मेरे शेरपा थोड़े से मतलब 1 मीटर पे क्या बोलता, आधा मीटर मतलब यहाँ पे बैठे थे और मैं यहाँ उनके नीचे थोड़ा सा बैठे, क्योंकि रोप इतना ही था, तो वो इस तरह से एंकर करके बैठे, मैं उनके सामने, तो वो मैं उनकी पिक ऐसे क्लिक कर रही थी, उनकी वीडियोस ऐसे बना रही थी और वो मेरी नीचे की तरफ क्लिक कर रहे। तो मैंने उनको बोला थोड़ा सा इस तरह से करो ताकि ये फ्लैग जो ऊपर सबमिट वो दिख सके, लोगों को लगना नहीं, क्योंकि वो मेन है ना। तो इस तरह से तो फिर ये हमने किया एंड देन उसके बाद हम नीचे वापस सारे सबमिट कर ये बात होगी 17 की शाम 7 PM, हाँ राइट, जब आपका सबमिट जो है कंप्लीट हो गया। बिल्कुल अन्नपूर्णा, हाँ जी कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे की तरफ आ रहे, 100 मीटर नीचे आ ही रहे होंगे कि उसके बीच में तो मुझे बिल्कुल हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया। और मुझे जो रास्ता है वो मुझे ऐसा दिखने लगा जैसे वो ना बेस कैंप से नीचे के जाने का रास्ता है, बेस कैंप से ट्रैक है, बेस कैंप का ट्रैक है, अगर आप जाओ तो पानी से ट्रैक स्टार्ट होता है वहीं से, तो वहाँ से ट्रैक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं वहीं से जा रही हूँ, वहाँ पे झाड़ियाँ ऐसा करके ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आगे हम चलते रहे, मैं पता नहीं कैसे कैसे चल के आई हूँ, और मेरे शेरपा दोनों मुझे मोटिवेट करे, मैम चलो चलो चलो। तो मैं मेरे ख्याल से 10-20 कदम चल रही हूँ और बैठ जा रही हूँ, बार बार 10 कदम चल रही हूँ फिर बैठ जा रही हूँ, 20 कदम चल रही बैठ जा रही हूँ, और हाँफना स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे ब्रीथ लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मुझे इस टाइम एएमएस तो हो ही गया था, एंड अगर मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है जो मुझे नीचे लगे, तो आप समझिए कि मुझे हैपो इस तरह की चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। हैप ठीक है, तो ये हाइड्रेटिव सिकनेस के सिम्टम्स हैं, क्योंकि बीमारियाँ हैं, तो इस तरह की चीज़ें मुझे स्टार्ट हो गई। तो हैपो होना ये बहुत डेंजरस है। और सीधे नीचे आए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं एक टेंट में बैठी हूँ
और यहाँ पे 3-4 टेंट और भी लगे हैं, और मैं एक कपल है मेरे साथ में, 2 कपल, तो एक इस साइड बैठा है कपल, एक इस साइड बैठा है, मैं बीच में बैठी हूँ और मैं गेट के पास हूँ, जो दरवाजा होता है ना टेंट का, हाँ। वहीं बैठी। तो मैं टांगे अपनी बाहर निकाल रखी है, तो वो मुझे बोले तेरे गर्म पानी लेके आ रहे, तेरी स्लीपिंग बैग लेके आ रहे बलजीत था। मैं ओके ठीक है लेके आओ ऐसे करके। तो वहीं पे मेरे शेरपा, अब मुझे शेरपा मेरे बोल रहे हैं कि बलजीत जल्दी चलो नीचे। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, यहीं पे रहूँगी मैं, यहाँ पे सब कुछ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना ऑक्सीजन के प्लांट लगे हुए हैं, मतलब दिमाग में ऐसा हो गया शायद ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन है, यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कोई प्लांट है जहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट की जाती है और पूरे दुनिया में भेजी जाती है, मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है, मुझे पता नहीं क्या दिख रहा है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और मतलब इस तरह से दिख रहा है, ये सेफ पॉइंट है। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि आप भी यहीं पे सो जाओ, और यहीं पे मेरे जो फ्रेंड है इनको मैं बोलती हूँ आपको टेंट लगा देंगे, आपके लिए स्लीपिंग बैग लेके आ जाएंगे ये लोग। ऐसे मैं अपने शेरपाओं को बोल रही हूँ, तो मेरे शेरपा भी, वो भी मानने लगे, क्योंकि उनको भी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था। उनको भी पहले से समिट के पास से हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था, और वो भी कंट्रोल कर रहे थे जहाँ से उनसे हो रहा था, और कहीं कहीं वो सो भी रहे थे। तो मैं भी सो रही थी, वो भी सो रहे थे, रास्ते में हम कहीं सो भी रहे थे, ठीक है। तो ये भी हो रहा था, ये हेलुसिनेशन के कारण ही होता है इस तरह से। जब नीचे थोड़ा और आए हम, तो वो मेरी जो दाई है वो पहले तो एग्री हुई कि हम भी यहीं पर रहें। तो थोड़ी देर बाद शायद उनको एकदम होश आ गया हुआ, हेलुसिनेशन से बाहर आ गया, तो नहीं चलो बलजीत नीचे चलो, ये एंड देन आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। पहले तो मेरे शेरपाओं दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया, देन वो आर्ग्यूमेंट मेरे ऊपर आ गया कि बलजीत हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और तुम ऐसा कर रहे हो, ये वो, सो चलो यहाँ से ऑक्सीजन लगाओ अपने मुंह पे। तो मैंने बोला ठीक है लगाओ दो फिर ऑक्सीजन मेरे को, अगर ऐसा ही है। तो उन्होंने बोला कि फिर मेरे शायद उनको फिर हेलुसिनेशन हो गया या क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जिन शेरपा को मैं जानती हूँ उन शेरपा को, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पिंग शेरपा थे, बहुत मोटिवेट करने वाले शेरपा, और इनको मेरे ख्याल से हेलुसिनेशन की तरह ऐसा हुआ। तो मुझे ब्लैकमेल करना ऐसा स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि अगर आपने ऑक्सीजन यूज़ किया तो हम नीचे सबको बता देंगे आपके बारे में कि आपने ऑक्सीजन यूज़ किया। तो फिर मैंने बोला बता देना जिसको बताना हो, हाँ मुझे दे दो तुम ऑक्सीजन अभी। उसके बाद शायद वो भूल गया ऑक्सीजन देना, एंड वो फिर से पता नहीं सो गए या फिर पता नहीं क्या करने लगे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल कंप्लीट, मुझे बीच बीच में होश आ रहा था, आधी चीज़ें मुझे याद ही नहीं है कि और क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि ये मुझे इसलिए याद है कि थोड़ा बहुत सेंस में थी मैं उस टाइम, तो कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं है। फिर ये हुआ, फिर उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगे और मुझे बोलते कि ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास इनफ, हम भी मर जाएंगे, ऐसे करके कुछ बोले। तो मुझे ऐसा ही अंदर से फील हो रहा कि मैं, पता है मेरे पास ऑक्सीजन नीचे से ही नहीं था, ठीक है, और मैं मर जाऊँ तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इतना विश्वास कि मैं नहीं मरूंगी, ये मेरे लिए नहीं, मेरा टाइम नहीं है। मुझे ऐसा पहले से फील होता है, मतलब बहुत बार हो चुका है इंसिडेंट मेरे साथ, तो मुझे ऐसा था कि नहीं मेरे अब नहीं होगा। पर मुझे पता है अगर इन दोनों में से एक भी मर गया तो शायद मैं जिंदगी में क्लाइंब नहीं कर पाऊंगी कभी। तो ये नहीं होना चाहिए, इनको कुछ नहीं होना चाहिए और वो नीचे भेजना जैसे भी। तो फिर उसके बाद वो मेरा आपका एक नोबल थॉट था कि ये दोनों, हाँ ये नहीं, एक्चुअली ये मेरा पहले स्टार्टिंग से लेकर है, जब से मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट किया है अपनी ज़िंदगी में, मैंने तब से एक ही चीज़ है कि मेरी वजह से कभी किसी को दुख नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से कभी किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। और मतलब मुझे लगता है कि मेरी गलती है तो मुझे उस गलती का मतलब मिलना चाहिए, जो भी है उसका सजा है ना। किसी और को मेरी वजह से, मेरे स्वार्थ के लिए, अब कुछ भी आप बोल दीजिए, उसकी वजह से किसी का हर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को देखा है, लास्ट ईयर ही अवलांच में मैं फंस गई थी और मेरे सामने ही एक ख़त्म हो गए थे अवलांच में, उनको हमने बाहर निकाला था और वो मेरे सामने डेड हो गया, उनको CPR तब भी नहीं हुआ। उसके बाद उसकी फैमिली का क्या हुआ होगा वो मैं सोच के पागल हो जाती हूँ। वो तो चला गया, लेकिन उसकी फैमिली तो मेरी वजह से, मतलब कोई बेसहारा नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है। तो मैंने सोचा कि ओके ठीक है, मेरा तो कुछ होगा नहीं, इनको एक काम कर। तो मेरे पास सारों ने बोला हम जा रहे हैं नीचे, आपको तो चलना तो है नहीं, आपको आप मतलबी हो बहुत ज़्यादा, आप नीचे नहीं जा रही हो, आपका सबमिट हो गया इसलिए आप नीचे नहीं जा रही हो, ऐसा वैसा। अब वो अपने सेंस में नहीं है, ठीक है, मतलब ऑब्वियस अगर वो ऐसी बात करे तो वो सेंस में नहीं है, और मे भी शायद वो मोटिवेट कर रहे हो, मुझे कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो मैं उनको बोला था खुदाई मैं ना कोई आर्गूमेंट नहीं करना चाहती, पहले मुझे बहुत गुस्सा है, मेरे शेरपनिंग माँ दाई का है। अब मैं अपने दाई को, जिसको मुझे मतलब भेजा था, मैं उसके लिए भी बोल रही हूँ कि वो कहा है, मैं आर्गूमेंट नहीं करना चाहती यहाँ पे, आप चुप हो जाओ प्लीज़। तो वो बोला हम जा रहे हैं नीचे, तो मैंने बोला ठीक है आप जाओ। तो दूसरा शेरपा था, वो बोले मैं अभी जा रहा हूँ, मैंने बोला ठीक है आप भी जाओ। तो वो दोनों नीचे चले गए और उसके बाद मुझे हेलुसिनेशन फिर से स्टार्ट हो गया, मुझे फिर से दिखने लगा वो कि मैं वही प्लांट है पूरा ऑक्सीजन वाला प्लांट, और 2 कपल मैं टेंट में, और वो दोनों मुझे बोल रहे, कपल से मुझे बोल रहे कि अपने शूज़ उतार दे और टेंट के अंदर आ जाओ, और मैं रेडी हूँ शूज़ उतारने के लिए। और तब अचानक से मेरे दिमाग में आता कि नहीं मुझे रुकना तो है नहीं यहाँ पे,
मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट हमारे व्यूअर्स के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। जी। अगर उस समय आप शूज उतारते तो क्या होता? तो मेरे पाँव कट जाते, तो मतलब क्या टेम्परेचर रहता है वहाँ? -40 या -45, और मैं अगर जैसे विंड चली थी रात को तो मे भी -50 भी गया होगा, इतना है। पर -40 से नॉर्मल वो रहेगा, इतना था। एंड हाँ, तो मैंने नहीं, उसके बाद मैंने ऐसे बोला कि नहीं मुझे नीचे जाना है तो मैं शूज़ नहीं उतारूंगी। मैंने शूज़ पहने, तभी दूसरा बोलता है कि बलजीत तेरा ना डाउन सूट जो हम पहनते हैं कवर करने के लिए अपने आप को, तो उन्होंने मुझे बोला कि बलजीत वो डाउन सूट उतार दो, गीला हो गया होगा। मैं रेडी हूँ डाउन सूट उतारने के लिए, तभी मुझे ऐसा था नहीं मैं डबल निमोनिया की पेशेंट रह चुकी हूँ। बचपन में हुआ था मुझे, और मतलब 5th क्लास तक मैंने उसका इलाज किया ना, तो मुझे ऐसा एकदम आ गया कि मुझे डबल निमोनिया हुआ था और मुझे अभी भी हो सकता है, तो मैं नहीं खोलूंगी, ऐसे मैंने उनको बोल दिया। तो मैं शायद ये 2 रीज़न की वजह से मैं बच गई, क्योंकि अगर ये उतार दिया शूज़ तब तो मुझे चलो फ्रॉस्ट बाइट हो गया, तब मैं पाँव कट जाती, ठीक है, और मैं चल ही नहीं पाती, नीचे आती नहीं पहली बात, और मर भी जाती हूँ। सेकेंड, अगर मैं डाउन सूट उतार देती तो हाइपोथर्मिया से ही मर जाती, तब तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं जिंदा भी रहूँ। तो एक ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद मैं सो गई शायद वहाँ पे पूरी रात, और जैसे मैं उठी तो मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से सोई नहीं हूँ मैं, और वहाँ अंधेरे में खाना पीना कुछ नहीं हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से आगे खुल रही हूँ। फिर मैं इधर उधर देखने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब वो जो कपल था, वो टेंट था, वो सब गायब हो गया। ये मतलब उसी रात की बात है या सुबह हो गई थी? नहीं, ये रात की बात। अच्छा, ये रात की बात है। हाँ, ये तो मतलब आप सो गए, बट ये नहीं पता आप कब सोए और कितने घंटे के लिए? कितने घंटे सोए, ये बात नहीं। और फिर मैं देखा कि इधर भी कोई नहीं है, उधर भी कोई नहीं, पूरी तूफान चला हुआ है, एंड ऊपर मुझे तारे दिख रहे हैं, और तभी दूर से एक कैंप फोर से मुझे एक लाइट दिख रही है, और मुझे ये भी पता नहीं है वो सच में लाइट थी टेंट में या कुछ और था, या हेल्यूसिनेशन है, कुछ तो है, क्योंकि अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो लाइट है कैंप 4 का। हो सकता है वो लाइट हो ही ना, राइट, और हो सकता है वो हो भी, क्योंकि उस टाइम पे एक नॉयल करके एक बहुत अच्छे क्लाइंबर रहे हैं जिन्होंने 10 बार एवरेस्ट क्लाइंब किया है, उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से कैंप 4 में। तो मे भी शायद लोगों ने डर के मारे लाइट ऑन करके रखा हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे ऐसा भी पता नहीं है कि वो सच में लाइट है या नहीं है। तो और मैं फिर वहीं पे बैठी हूँ और मैं देख रही हूँ कि लाइट है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है कैसे भी करके, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ऊपर हेली नहीं आता, ठीक है, मतलब अगर आता भी है तो उसके लिए वेदर बहुत क्लियर चाहिए होता है, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग होगा वेदर क्लियर, ये नहीं होगा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी इतना विंड चल रहा है। तो मुझे आइडिया है, तो मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ भी करके नीचे पहुंचना होगा, मुझे थोड़ी सी हिम्मत बढ़ानी होगी, मुझे कुछ भी करके नीचे पहुंचना होगा। बलजीत जी, इस समय आपका मतलब जो कुछ आप ऑब्वियसली सामान भी कैरी करते हैं, आपका कुछ बैकपैक भी होता है जिसमें आपके कुछ एसेंशियल्स होते हैं, तो वो क्या क्या रहते हैं इस समय आपके पास, क्या क्या था उसमें? ओके, तो ये समिट है, तो समिट चाहते हुए हमारे पास ज़्यादा नहीं होता है। एक हम एक्स्ट्रा जैकेट रख थे, एक पेयर सॉक्स रख लेंगे, एक पेयर ग्लव्स रख लेंगे, और गॉगल्स रख लेंगे, सनस्क्रीन रखेंगे, चॉकलेट्स वगैरह होगा, पानी रख लेंगे, और इस तरह से एनर्जी बार्स वगैरह ये रखेंगे हम अपने पास। ये आपके पास रहती है, बट फिर भी इनका वेट तो रहता ही होगा। हाँ, वेट तो रहता ही होगा। एंड साथ में अगर आप ऑक्सीजन के साथ जा रहे हो तो आप सिलेंडर अपना उठाते हो, और जो आपके केस में नहीं था, मेरे केस में नहीं था, हाँ, मैं बिना ऑक्सीजन थी। एंड साथ में क्या होता है कि अगर आपके वॉकी टॉकी है तो आप वो उठाते हो, या फिर सैटेलाइट से चलने वाला कोई भी इक्विपमेंट है कुछ जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, तो आप वो लेके जाते हो। तो मेरे पास था उस टाइम गार्मिन का, मेरे पास गार्मिन का एक डिवाइस था SOS, तो वो कनेक्ट जो करता है वो सैटेलाइट से मैसेज आते हैं, तो पर सब नहीं जाता, हर बार सब भी नहीं जाते और सब आते भी नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसा है, और पता नहीं कब पहुंचेगा वो मैसेज, कब डिलीवर होगा ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो पर इस तरह से हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो एक वो लास्ट ऑप्शन था मेरे पास, तो सेम यही हमारा रहता है जितना भी रहता है, पर समिट के नीचे हम पूरा उठाते हैं, स्लीपिंग बैग, अपना जैकेट, अपना सब। बट इसमें वो रोप्स और जो क्लैंप्स वगैरह ये सब की जरूरत नहीं रहती है? नहीं, ओके, क्योंकि उससे भी काफी हेवीनेस नहीं, क्रैम्पॉन तो शूज में रहेंगे, वो फिट हो गए हैं क्रैम्पॉन। और अगर आप रोप उठाते हैं तो हम स्लिंग उठाते हैं, तो स्लिंग इसलिए भी कि कई बार ऐसा होता है कि रोप कम पड़ जाती है, तो अगर सभी क्लाइंबर के पास स्लिंग है तो वो जोड़ के फिर अच्छा मतलब रूट बना लेते हैं समिट तक। अगर वो शॉर्ट पड़ रहा है 100 मीटर और 50 मीटर तो ये हो पाता है, और क्लाइंट ज़्यादा है, इट डिपेंड ऑन क्लाइंट्स और कितना शॉर्ट कर रहा है मीटर, और फिर भी अपने आप एंकर करने का। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा वो टूट गया या फिर गिर गया, जुमारी गिर गया, टूट गया, किसी भी कारण, तो एटलीस्ट हम अपने आप को एंकर करके नीचे लेके आ सकते हैं।
तो वो एक रहता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, सेफ्टी मेजर को देखते रखते हैं हम लोग। एक नाइफ रहते हैं। नाइफ या ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ जब मतलब आपने देखा कि लाइट आ रही है नीचे से? ओके, तो मैंने बना लिया था कि मुझे कैंप 4 कैसे भी करके पहुंचना है, क्योंकि ऊपर कोई नहीं आने वाला। बट आपका जो हिलुसिनेशन स्टेट था वो ओवर हो गया था सोने के बाद? ये एक्चुअली मैं बताती हूँ कि वो क्या रहा था, और शायद मेरे जो शेरपा रहे होंगे उनको क्यों लगा होगा कि मैं डेड हो गई हूँ, या फिर क्या लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जोर जोर से सांसें भी ले रही थी बीच में। तो उनको लगा कि इस सिचुएशन में कोई, मतलब उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है, राइट। तो उनको लगा कि खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, जो भी उन्होंने सोचा होगा, वट एवर। और वो मुझे छोड़ के भी वहाँ से चले गए। छोड़ के क्या मतलब, चले गए थे, ठीक है। मैंने इनको खुद ही भेज दिया था, और क्यों मैं चाहती भी नहीं थी। एंड सेकेंड थिंग था कि मेरा हेलुसिनेशन ऐसा था कि जब तो हेलुसिनेशन तो कम्प्लीटली चली जाती थी मैं, देन उसके थोड़ी देर बाद मैं वापस अपनी होश में भी आ रही थी, जहाँ पे मैं काम। तो मेरे को ऐसा था कि 15 मिनट अगर मैं हेलुसिनेशन में रह रही हूँ तो 5 मिनट में अपनी होश में रह रही हूँ। तो वो 5 मिनट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। तो उस 5 मिनट में मुझे कुछ भी करके नीचे लेके आना है, क्योंकि उस हेलुसिनेशन का कम करने का एक ही तरीका वो है, जल्दी जल्दी नीचे आना। जितनी जल्दी मुझे ऑक्सीजन मिलेगा वो हेलुसिनेशन अपने आप कम होता रहेगा, ठीक है। तो मेरा मेन था कि मुझे नीचे आना है और सेफली आना, क्योंकि हेलुसिनेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं। तो मुझे भी पता है, जब वो मैं लाइट दिखा और मैंने खड़े एकदम हुई, तो और मैंने आपको बोला कि बलजीत, क्योंकि मेरा सफ़र ही ऐसा रहा है कि हमेशा लोग मतलब मिले हैं, लेकिन उस तरह से नहीं मिले हैं जिस तरह से स्टार्टिंग से एक होता है, सपोर्ट होता है, कोई गाइड करने वाला होता है। तो कभी लाइफ में था ही नहीं गाइड करने वाला। इवन सब ऐसे बोलने वाले थे कि बलजीत छोड़ दे माउंटेनियरिंग, कुछ नहीं रखा है। इवन अच्छे अच्छे माउंटेनियर्स ये बात करते थे। तो मतलब वहाँ पे मतलब एकदम से डाउन होना मतलब लाजमी है। बट मेरे वाले केस में उल्टा था कि जब मुझे कोई मेरा सीनियर और जो कोई इतना अच्छा लड़का या लड़की जो माउंटेन में अपनी लोहा बना चुका है, वो मुझे ये बात बोलता है कि बलजीत कोई फ्यूचर नहीं, मत कर। तो मैं पता नहीं शायद ये कैसी बातें कर रहे हैं, इसी फील्ड में हो गए, कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें फ्यूचर नहीं। ओके, मुझे सुनना नहीं है, मुझे फ्यूचर बनाना है। मैं स्टैंड हो, चाहे कितने भी ऑर्डर आए, कुछ भी हो जाए, मुझे इसमें अपना फ्यूचर बनाना। तो मैं बहुत ऐसा फोकस अपने लिए ना, तो मैंने एकदम ऐसा बोल दिया कि आज से पहले भी अकेली थी, आज भी अकेली है, आगे भी अकेली रहेगी। लाइफ में आए भी अकेले, जाना भी अकेले है। तो फिर चला नीचे, भाग्य शेरनी तो नीचे चल। तो अब मैंने अपना को खड़ा किया और शराबियों की तरह चलते हुए जैसे चल सकते हैं, मतलब होते जैसे शराबी चलते हैं ना रास्ते, उस तरह से मैं चल चल के और गिर के, पड़ के, उठ के दोबारा फिर मैंने नीचे अपना को कैसे कैसे 100 मीटर लेके आई। फिर मे भी शायद मैं फिर सो गई होंगी रात को। और मेरे को अभी भी याद, मैं आपको बोला कुछ चीज़ें मुझे याद ही नहीं है। तो मैंने ना 3 लेयर ग्लव्स पहनी थी। तो मुझे याद है मैंने एक बार समिट पे उतारा था ग्लव्स, और मैंने तब फोटो क्लिक की थी, और उसके बाद मैंने ग्लव्स सारे पहने थे। उसके बाद जब मैं नीचे आई तो मेरे शायद मैंने रात को ग्लव्स उतार दिए होंगे। 2 अंदर जो लेयर, 3 लेयर थी, एक था जो थिन लेयर, एक मिडल लेयर, और एक हमारा था जो बाहर आउटर था। तो वो था, तो मेरे ख्याल से मैंने निकाल दिया। मिटन बस मैंने पहन ली जो आउटर लेयर था, बाकी इस लेयर मैंने शायद रात को कहीं फेंक दी होगी। तो 2 लेयर्स आपने निकाल दी जो इधर होती है, क्योंकि सफोकेशन होता है आपको, और आपको गर्मी लगती है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपको सांस नहीं आ रही है ऐसा, तो आप जानबूझ के जैकेट ऐसे करोगे। तो मैं कर रही थी रात को भी जैकेट ऐसे, और आप अपने हाथ को इरिटेशन होता है कि शायद इससे नहीं खुल रहा होगा, तो आप उतार देते हो ग्लव्स। तो शायद मैंने उतार के फेंक दिए होंगे कहीं ग्लव्स अपने रात। तो जो लास्ट पेयर, जो लास्ट लेयर होता है, आपने सिर्फ वही पहन के रखा था, मैं वही रखा था। तो ये मुझे सुबह दिखा। तो मैंने जब सुबह मैंने देखा तो मैं देखती हूँ कि मेरे हाथ को कुछ हुआ तो नहीं, पहले तो मैं दिख रही थी। तो जैसे मुझे और ठंड लगी तो मैंने ऐसे करके जोर जोर से बाइट कर, पूरी रात ही मैं ये करी थी। पहली बात तो पूरी रात में बाइट ही करी थी, अपने पाँव को मैंने पूरी रात हिलाया है अपने, क्योंकि मुझे आदत है। हमें बचपन मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है ना माउंटेनियरिंग 2015 से, तो हमारे सर हमेशा बोलते कि जूते के अंदर पाँव हिलाते रहो। अब आर्मी के अंदर मैंने ट्रेन किया है अपने आप को, मैं एनसीसी कैडेट थी उस टाइम पे, तो वो हमें बार बार याद दिलाते थे कि हिलाते रहो। तो वो मुझे आदत बन गई है। मैं नॉर्मल शूज में भी मैं रनिंग करती हूँ तब भी मैं पाँव हिलाती रहती हूँ, नॉर्मल मैं सैंडल भी पहनती हूँ तब भी हिलाती रहती हूँ। तो वो मेरी हैबिट बन गई थी। तो सही वे में ये मुझे बहुत हेल्प किया। तो ये मेरे रात को मेरे पाँव हिले होंगे, बट जब मैं सो गई होंगी मैं शायद भूल गई वो करना, एंड देन मुझे वो फ्रॉस्ट बाइट हो गया उसका फर्स्ट स्टेज। अच्छा। तो वो मुझे हो गया था, और ये मुझे पता लग गया था ऊपर कि मेरे पाँव डेफिनेटली कोई ना कुछ हुआ है, मेरे उंगलियों में कुछ हो गया, सब में नहीं हुआ है बट हो गया, अंगूठे में डेफिनेटली हो गया। ये मुझे मॉर्निंग में पता चल गया था जब मैं उठी थी। एंड देन दोबारा से अपने आप को मोटिवेट किया, एंड मैं उठी। तो जैसे ही मैं मोटिवेट करती हूँ और अपने आप को नीचे जाती हूँ, तो मेरे ख्याल से 10-20 मिनट पे आगे बैठ जाती हूँ, और उसके बाद एंकर चेंज करना था मुझे शायद वहाँ पे, तो मैं एंकर चेंज करती हूँ, दोबारा खड़ी होती हूँ, तो मैं स्लिप होती हूँ।
वहाँ से कम 20 मीटर नीचे जाती हूँ एकदम, और मैं भूल गई कि मैंने एंकर लगाया नहीं लगाया। मैंने इतना पता कि मैंने एंकर चेंज किया है, पर मैंने एंकर लगाया है आगे वाले में कि नहीं लगाया, मैं भूल गई हूँ। तो मुझे ऐसा डाउट, अब मुझे ऐसा होगा कि शायद मैंने एंकर नहीं लगाया है, अब मैं खत्म हूँ। बलजीत जी, एंकर हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमें देख रहे होंगे जिन्हें माउंटेनियरिंग के बारे में नहीं पता। तो एंकर वो होता है, एक क्लैंप होता है जो आप बेसिकली जो रोप होती है आप उसके साथ फिक्स करके रखते हैं। जैसे जैसे आप जब आप क्लाइंब करते हैं, जब आप डिसेंड करते हैं, तो आप वो एक रोप को क्लैंप करके रहते हैं, मतलब रोप के साथ अटैच रहते हैं, राइट? या एक्चुअली क्या है कि हमें हार्नेस पहनते हैं, हार्नेस में हम एक रोप लगाते हैं, राइट। रोप पे हमारा सेफ्टी एंकर होता है, उसमें एक कैराबिनर होता है। सो कैराबिनर हमें प्लग करना होता है उसमें, रोप पे, तो वो अटैच रहता है, राइट। तो उससे क्या है कि आपका सेफ्टी वो एक मेन है, उसी के बिना हम नहीं, वो हमारी लाइफ लाइन है, राइट। तो उसे मतलब वो बहुत जरूरी होता है वहाँ करना। तो सेम वे में मुझे लगा कि शायद मैंने वहाँ से तो कर दिया था, निकाल दिया था, लेकिन शायद मैंने आगे में लगाया नहीं लगाया, मैं भूल गई हूँ। और अब मुझे लगा कि ये मेरा लास्ट है शायद, अब मैं फिसली और मैं पता नहीं कहाँ रुकने वाली, रुकूंगी। अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मैं क्रैम्पॉन नहीं लगा पा रही हूँ अपने सही से। मैं बार बार ये करना चाहूँ, मैं कोशिश करूँगी क्रैम्पॉन, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक होती है अपने आप को रोकने। तो क्या करते हैं, या तो आप जो एडी है उसको पुल करते हैं, देन वहाँ पर रोक सकते हो, या फिर आप एकदम से टर्न करके आप जो टो पॉइंट है, 2 पॉइंट है, वो आप लगा सकते हो। वो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मुझसे रोप नहीं पकड़ी जा रही, बर्फ तक नहीं पकड़ी जा रही, मुझे में जान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ऐसे ऐसे टच करके आ रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कहाँ रुकूँ, मतलब जान बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो आप समझिए कि एक मरा हुआ इंसान होता है ना, तो बस लास्ट अंतिम सांसें होती है, तो वो कुछ नहीं उसको समझ आता। तो सेम मेरे साथ होता है, तभी एकदम झटका लगता है मुझे, और एकदम से मुझे एकदम होश आ गया। मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरा एंकर लगा हुआ था, तो मुझे आप रुक गए? या मैं रुक गई। तब मैंने अपना बहुत अच्छा फील किया कि थैंक गॉड मेरी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई है, एंड मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैंने एंकर नहीं छोड़ा। देन मैं बहुत मुश्किल से एंकर के पास गई और वहाँ बैठी, सांस लिया, और मैं सोच रही हूँ कि अब चेंज कैसे करना। जिस एंकर कितने बजे का टाइम था ये? मतलब सुबह मेरे ख्याल से 7 नहीं, इतना जल्दी नहीं होगा, मे बी 6 बजे का टाइम। तो उस समय वहाँ रोशनी हो जाती कि अंधेरा ही? हाँ नहीं, रोशनी हो गई थी सुबह के टाइम पे। तो ये मैंने उसके बाद एंकर चेंज किया। आप सोचिए, जिस एंकर को चेंज करने में 1 और 2 सेकंड लगता है, मुझे उसको 15 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि मैं एंकर के बाद जाके सोच रही हूँ, पता नहीं क्या सोच रही हूँ। और मेरे कानों में बहुत सारी पंजाबी बोलियाँ और हिंदी सॉन्ग, साउथ इंडियन सॉन्ग, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज, मतलब मिक्स होके ना बहुत जोर जोर से लोग चिल्ला रहे हैं ऐसे चिक 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 चिक। और मुझे ऐसा लग रहा है क्यों चिल्ला रहे हो आप इतना, मतलब चिमटा, ढोलक, चमचा, ये सब कुछ मुझे सुनाई दे रहा है, ये मिक्स हो रहा है। तो मैं ना बहुत पागल हो चुकी हूँ। कभी मुझे कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोल रहा है मुझे, कभी मतलब मुझे अलग अलग तरीके से काम दिए जा रहे हैं लोग ना, ऐसा लग रहा है। तो भी मैं चिल्लाती हूँ कि बस भी करो, कितना बोलते हो तुम सब, बस भी करो, इतना मत बोलो, तो पागल हो जाओगे। ये भी बेसिकली हेलुसिनेशन का ही पार्ट था। एंड मैं एकदम चुप और तभी शांति हुई, मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं है। देन मुझे कोई भी नहीं दिख रहा वहाँ पे। उसके बाद मैंने अपने आप को फिर से नीचे लाने की कोशिश की, थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ, तो मैं भी 8 बजे के आसपास थोड़ा और नीचे आई, मैं मे बी 50-100 मीटर और नीचे आई हूँ। एंड उसके बाद मुझे ना हेलीकॉप्टर्स दिखना स्टार्ट हो गए जो कैंप 4 में आए थे, और मुझे बिल्कुल, मैं होश में हूँ, तो मुझे ना हेलीकॉप्टर्स दिख रहे, तो मुझे सही काश हेलीकॉप्टर ऊपर आ जाता। तो मैं उसे हाथ से ऐसे कर रही हूँ कि तो कितने दूर थे आप कैंप? मैं तो बहुत दूर थी, मतलब मैं कम से कम 600-700 मीटर दूर होगी शायद। अच्छा, 600-700 मीटर नॉर्मल उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ मतलब उसके लिए कुछ नहीं, बट वो उस माउंटेन्स में ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि आप देखिए 6-7 पे तो उनका हमारा ये कैंप लगा था, और मैं कितना थे, मैं 7-6 पे मैं हुई शायद, तो 7-5-7-6 पे मैं थी। तो ये हाइट मतलब ऑब्वियसली मेरा बहुत ज़्यादा, तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं बचूंगी नहीं शायद, पता नहीं ऐसा। फिर भी मेरे मन में ना बचूंगी नहीं शायद ऐसा पता नहीं था, बट ऐसा था कि काश ये हेलीकॉप्टर ऊपर आ जाता ऐसे करके। पर ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे नहीं आएंगे, मुझे नीचे जाना होगा, मुझे कैंप 4 जल्दी जाना होगा, मुझे लोग मिल जाएंगे और आज ही पहुँचना होगा, मुझे कल नहीं रुक सकती, क्योंकि ये पूरा पहाड़ खत्म हो जाता है, निकल जाते हैं लोग वहाँ से, खाली हो जाता है पूरा ना पहाड़ उस टाइम। क्योंकि अन्नपूर्णा ऐसा है कि लोग फटाफट सबमिट करते हैं और फटाफट नीचे चले जाते हैं, क्योंकि सबको एवलांच का डर रहता है, क्योंकि वो एवलांच प्रोन एरिया है। हाँ। तो वहाँ पे एवलांच ग्लेशियर्स टूटते रहते हैं बार ना, तो सब जल्दी क्लाइंब करके एक साथ चले जाते हैं नीचे। तो ऊपर कोई आएगा नहीं मुझे रेस्क्यू करने के लिए, मुझे पता है, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ, उठ भी रही हूँ, चल भी रही हूँ, बट
एक टाइम पे ऐसा होगा कि मैं चुपचाप बैठ गई और मैं देखती रही हेलीकॉप्टर्स नीचे तक कि हाँ ये हेलीकॉप्टर ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। मे बी 7:41, हाँ 41 मिनट्स हुए होंगे शायद। मेरे को ना एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है कितना, मतलब 41 का टाइम मुझे इतना याद है कि 7:41 पे मैंने पहला मैसेज किया। वो भी इसलिए किया क्योंकि मैं गुरबानी सुनने की मुझे आदत थी, तो मैंने गुरबानी के लिए फ़ोन निकाला था। तो गुरबानी के लिए जब मैंने फ़ोन निकाला सुनने के लिए, तो जैसे लॉक खुला तो सबसे पहले ऐप गार्मिन का था। तो उसमें होता क्या है, मोबाइल में गार्मिन का ऐप होता है, हम डाउनलोड करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और लक भी देखो, मैं 2 फ़ोन कैरी किए थे, तो पुराने वाला स्विच ऑफ हो गया था और जो नया वाला फ़ोन था उसमें बैटरी था, और जिसमें मैंने तो उसमें कनेक्ट किया था। ये जो अभी टाइम था जो जब आपके शेरपा आपको छोड़कर गए से लेकर अभी तक लोगों ने ये सोच लिया कि आप मैं डर हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली होता यही है ना कि विदाउट ऑप्शन गए हैं, ऊपर से शेरपा आ गए हैं, वो नहीं आए, तो सबने अज्यूम भी कर लिया। और मेरे को पता नहीं किससे मैसेज पास किया, आई रियली डोंट नो, ये बात मुझे नहीं पता, और इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं ऊपर में, तो मैं जानती ही नहीं हूँ, मैं अवेयर ही नहीं हूँ। तो हुआ ये कि उसके बाद मैंने फ़ोन में गार्मिन ऐप खोला, तो मैंने ऐसे जस्ट ट्राई किया पहले अपनी टीम को, एंड अपनी टीम से कनेक्ट किया पहले, सबसे पहले कि मेरी जो इंडिया में जो मेरी टीम थी, मेरे जो बैकअप में जो मेरे साथ थोड़ा अरेंज करे थे, उनको मैसेज किया कि यहाँ पे सिचुएशन वर्स्ट है, ऐसा ऐसा करके उनको लिख दिया। देन उसके बाद एजेंसी को मैंने मैसेज किया। होता क्या थी, जो मेरे पास मैसेज मैं हमेशा करती थी एजेंसी को, वहाँ से कभी रिप्लाई नहीं आता था। तो एक मुझे नीचे और दिखा एक मेल एजेंसी का, तो मैंने सोचा कि शायद इस पर ट्राई करती हूँ, क्या पता रिप्लाई आ जाए। तो मैंने 7:41 पे किया था, शायद मैंने अभी टाइम देखा था, तो उस पर मैंने किया और मेरे को रिप्लाई आता है वहाँ से 9 बजे के आसपास। तो 9 बजे के आसपास रिप्लाई आता है, तब मुझे वो हेली दिख रहे थे कि लोगों को लेके जा रहे हैं, रेस्क्यू हो रहे हैं, सब कुछ, और सामान भी जाता है हेली से, सब कुछ मुझे दिख रहा था। तो तभी मैं वो विश कर रही थी कि काश हेली ऊपर आ जाती है। तो तभी मुझे रिप्लाई आया था कि आर यू ओके। फिर मैंने को लिख दिया, हाँ दाई मैं ठीक हूँ, और यहाँ पे पर सिचुएशन यहाँ पे ठीक नहीं है, और मैं आपको नीचे आके बताती हूँ, तो मुझे हेली चाहिए, ऐसे ऐसे करके रेस्क्यू चाहिए मुझे। और मैंने अपना सब कुछ दे दिया कि मेरा इंश्योरेंस है इसके साथ इसका। तो वहाँ से भी कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया। एंड उसके बाद जाके एक मूवमेंट था कि वहीं पे मैं बैठे बैठे मैं दोबारा कोशिश कर रही थी नीचे तक जाऊँ, जहाँ तक मुझसे होता है मैं नीचे तक जाऊँ। तो मैं अपने आप को अनंकर करके अगले बार शिफ्ट करने वाली थी कि सडनली मेरे पीछे से एक आवाज़ आती है और वो हंसता है, जैसे मेरे ऊपर कोई हंस रहा है, कोई लड़का, और वो मुझे बोल रहा है क्या बलजीत इतने सारे पहाड़ क्लाइंब कर लिए और तू ये सेफ्टी एंकर यूज़ करके जा रही है, निकाल सेफ्टी एंकर और मैं कूद जाए यहाँ से और बन जा फ्लाइंग जटनी, जल्दी पहुँच जाएगी नीचे। और मैं रेडी हूँ ये करने के लिए, क्योंकि मुझे चला नहीं जाना। तो आपका क्या है, आपसे जो नहीं, आपका दिमाग जो है ईजी रास्ता आपके लिए दे रहा है, राइट। तो अब वो क्या बोला कि कौन चलेगा इतना, तो यहीं से जंप करके नीचे पहुँच जाना, बेस कैंप तक पहुँच जाइए, तो ऐसे करके। तो मैं एंकर उतारने के लिए वैसे तैयार हूँ कि तभी मेरे इंस्ट्रक्टर थे जो मेरे पंजाबी थे वो, तो उनकी मेरे को आवाज़ आती है और मुझे डांटते थे, हमेशा डांटते थे, क्योंकि एक बार नहीं हज़ारों बार गलतियाँ करते रहती थी ऐसे, तो मुझे हमेशा डांटते थे वो। तो ऐसे मुझे ऐसे आ रहा है कि पीछे से क्या कर रही हो तू, ये अनंकर कैसे कर रही है अपने आप को, तो पता है लाइफ लाइन है हमारी, इसको नहीं छोड़ना है, इसको छोड़ेगा तो मर जाएगी तू, ऐसे करके मुझे बोल रहे तू पागल है, ऐसे करके, ऐसे कौन करता है, ऐसे कैसे, वो डांट रहे। तभी मेरे को ध्यान आया कि ये क्या करने जा रही थी। देन तब मुझे गुस्सा आया खुद पे कि इतना घमंड मुझ में कहाँ से आया। मैंने आज तक कभी भी पहाड़ों, मतलब पहाड़ हमेशा मेरे लिए, मतलब उनका जो अहदा बोल सकते हैं, वो हमेशा बहुत ऊपर रहा है, ठीक है। मैं उनको भगवान मानती हूँ या फिर क्या मानती हूँ, अपने फैमिली में मैं पता नहीं क्या मानती हूँ, बट मेरे लिए रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि इतना घमंड मुझ में कहाँ आया कि मैं अपनी सेफ्टी के साथ खेल रही हूँ। मुझे पता है कि पहाड़ मतलब इतने डेंजरस हो सकते हैं, और मैं क्या तो मेरे कहाँ से आया एक बार, इतनी तो कोई हो, जेम्स बॉन्ड तो हूँ नहीं मैं, और ये मूवी तो है नहीं। तो मुझे इस तरह की चीज़ें अपने सब फील हो रही थी अंदर से, मुझे गिल्ट फील होता कि मैं इतनी घमंडी कैसे। मैंने सॉरी फील किया एंड दोबारा अपने ऐसे होश में, तभी मुझे मैसेज आया कि हम हेली भेज रहे हैं, आपको हमने देख लिया है और हम आपके लिए हेली भेज रहे हैं, ऐसा करके रेस्क्यू भेज रहे हैं। तो वो मैंने नहीं पढ़ा, वो मैसेज मैंने नहीं पढ़ा। लास्ट में एक और मैसेज, तब मेरे को होश आया कि ओके मेरे को मैसेज पढ़ना है। तो वो 3-4 मैसेज एक साथ पढ़े, उसका रिप्लाई नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ ओके लिखा है। तो लास्ट में मुझे मेरी जो एजेंसी वो मुझे बोलते कि बलजीत आप ना बहुत ऊपर हो, हमारे अभी चॉपर आया था आपको देखने के लिए, आप बहुत ऊपर हो और वेदर भी ख़राब होने वाला है, और अब प्रॉब्लम ये है कि इतना ऊपर हेली, मतलब एक कोई साथ में नहीं आएगा आपके। होता क्या है कि हेली में ना एक हेल्पर आता है, हाँ। एक तो पायलट है, एक उसके साथ आएगा रेस्क्यूअर, तो वो रोप में लटक के आता है, लैंडर नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं बहुत हाइट पे हूँ, हाँ। तो रोप आएगी, रोप लटका हुआ होगा, उसमें ही जो रेस्क्यूअर होगा, हाँ।
जो रेस्क्यूअर होगा वो उसमें लटका होगा और वो मुझे अपने साथ अटैच करके लेके जाएगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा हाइट पे हूँ तो वो लोड नहीं उठा रहा है खाली, तो वहाँ पे नहीं आएगा कोई भी, वहाँ पे रेस्क्यूअर नहीं आएगा। वहाँ पे सिर्फ रोप लगा होगा, उसी में सेफ्टी एंकर लगा होगा, तो मुझे अटैच करना है अपने आप। तो वो मुझे पता नहीं वो कैसा दिखता है, मैंने कभी देखा ही नहीं, उससे पहले कभी दिखाया नहीं हमें, और ये पहली बार मेरा रेस्क्यूअर होता, मुझे पता नहीं है कि कैसा वो दिखता होगा, क्या है। तो एक तो वो चीज़ है, तो वो मुझे, और ऊपर सेकेंड में मेरा कंडीशन, क्योंकि हेलुसिनेशन क्या होता है कि 2 मिनट अगर आप अपनी जोन में हो तो उसके बाद फिर से हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया। तो ऐसा ना आप ना मना मत करना, एक तो से वो डरे हुए देखें, ऐसा ना हो कि हेली चला जाए, पहुंच भी जाए और बलजीत बोले कि मेरे को नहीं चाहिए हेली, अब जाओ हेलुसिनेशन में। और अपने आप पर, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं अपने ऊपर घमंड वाला एक आ गया था कि यहाँ से जंप मारूंगी मैं पहुंच जाऊंगी, सेम में ऐसा होता कि मैं अपने आप खुद जाऊंगी चल के, मैं नहीं जा रही हेली, मैं नहीं ले रही, समझ रहे हो। तो इस तरह का वो होता है उस टाइम पे। तो क्योंकि ऑब्वियसली हमारे में रखा जाता है कि इंडिया में हो जाता है कि रेस्क्यूअर हो गया तो इट मीन अच्छे क्लाइंबर नहीं हुआ, तो ये चीज़ें होती रहती है, राइट। तो वो मेरे दिमाग में रहता है कि सबके दिमाग में होता है कि रेस्क्यूअर ना हो, बस हाँ रेस्क्यू होना चाहिए, हमारा रेस्क्यू होना चाहिए, सबको ऐसा होता है कि हम नीचे खुद आ जाएंगे। बट मेरा वाला कंडीशन बहुत एक्सट्रीम था, तो थैंक गॉड मेरे को सोचने को टाइम नहीं मिला और वो हेलुसिनेशन दोबारा नहीं हुआ। तो जैसे वो आता है हेली, तो वो मैंने रोप लिया और मैंने अपने आप को अटैच किया और मैंने पीछे से अनएंकर कर दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि ऐसा ना हो कि हेली भी एंकर हो जाए, मैं इसके साथ रोप वाली एंकर हूँ, तो मैं स्टक हो जाऊंगी एंड पता नहीं क्या हो जाएगा फिर, आई डोंट नो। तो वो मेरे दिमाग में पहले से था, तो मैंने अपने आप को अनएंकर कर दिया और साथ में मैंने एंकर भी कर दिया। एंड जैसे एंकर किया तो वो मुझे फ्लाई करके नीचे ले गए। आई थिंक 1-1:30 बजे मेरा रेस्क्यू हुआ, 1-1:30 बजे दोपहर को। हाँ जी। तो बेसिकली आप एब्सकॉन्ड हुए 17th नाइट को अबाउट 7 o'clock, है ना, और उसके बाद आपका रेस्क्यू, बट बेसिकली आपने 7:41 पर मैसेज तो पहुंचा दिया था। हाँ, मतलब ये सुबह के, तो 7:41 पे अगले दिन 18th को लोगों को ये तो पता चल गया था कि दैट यू आर सेफ एंड यू। नहीं, एक्चुअली ये कंट्रोवर्शियल, आई रियली डोंट नो कि उससे पहले ये मेरी डेड न्यूज़ चली हुई थी, राइट। तो ये सुबह को न्यूज़ आर्टिकल आ गए, उसी दिन 18 को आ गए थे आर्टिकल्स एंड ऑल सब कुछ कि शी इज डेड। अब मुझे नहीं पता लोगों को कब मैसेज मिला है मुझे, क्योंकि एक्चुअली मैंने मैसेज तो कर दिया, लेकिन अब होता क्या है कि शायद उनको लगा कि किसी और ने मैसेज किया, शायद किसी और के पास होगा डिवाइस और किसी और ने मैसेज किया। तो ये एक रहता है कि कौन है राइट पर्सन, तो उनको कंफर्म नहीं था कि वो जिंदा होगी वहाँ पे, नहीं कि ऐसा ना कि हम बोल दे कि रेस्क्यू हो रहा फिर डेड हुआ, क्योंकि गैप भी तो बहुत है ना। आप सोचो ना, सुबह 7 बजे के मैंने मैसेज 7:41 पे मैसेज किया और मेरा रेस्क्यू हो रहा है 1:30-2 बजे, तो आप इसका बीच का आप गैप देखो, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि हमने लिख दिया कि हाँ जी हम उसका ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और ऊपर हो ही ना हो, राइट। तो एक ये भी है। तो जब आप नीचे आए तो तब आपने मतलब अथॉरिटीज वगैरह से चेक किया कि उनको कब ये मैसेज मिला कि you're okay and you're safe, you're alive? ओके, अभी मुझे जो मेरे मोबाइल में दिख रहा है कि मैंने 7:41 पे मैसेज किया और मुझे 9 बजे कुछ मिनट पे मुझे मैसेज वहाँ से रिप्लाई आया। अब मुझे ये नहीं पता उनको कब मिला है, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि उनको कब मिला है, उनके पास डिलीवर, और वो सब मैसेज फिर भी नहीं हुए उनके पास डिलीवर, उनके पास कुछ ही मैसेज गए हैं, सारे मैसेज नहीं गए उनके पास मेरे। तो अब वो मैसेज कहाँ है मुझे पता नहीं, मेरे पास है सेंड, मेरे पास तो चले गए थे, पर वो कहाँ है मुझे नहीं पता। मतलब ये बहुत बड़ा एक, मतलब अगर सोचो ये मैसेज भी नहीं गया होता, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मैंने भेज दिए हैं और मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं सही से लिख पाऊँ। मैं आपको चाहे आप दिखा दूंगी थोड़ी देर बाद जब आप रिकॉर्ड करोगे, तो मैं आपको चाय दे दूंगी। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है ये तो, और मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा न्यूज़ भी है नीचे। मुझे हॉस्पिटल में जब तक मैं एडमिट नहीं हुई थी तब तक मुझे ये कुछ भी पता नहीं था कि मैं, मेरे बारे में ऐसी खबरें भी हैं मुझे। ये तो मुझे मेरे जो फ्रेंड्स आए थे हॉस्पिटल उन्होंने मुझे ये बात बताई, तो मुझे उससे पहले पता भी नहीं। तो फिर जब आपका रेस्क्यू हो गया, आप फिर हॉस्पिटल में पहुंचे, उसके बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप मतलब होश में आए, आपने देखा कि कुछ इंजरीज थी या नहीं थी, या आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड था? नहीं, एक्चुअली जैसे मैं बेस कैंप पहुंचती मुझे पूरा कम्प्लीटली होश आ गया था और मुझे समझ आ गया कि कौन क्या है क्या नहीं, ठीक है। और मुझे मालूम था कि मेरे पाँव तो गया है, हाथ मैंने देख लिए थे सुबह ही जब ये रेस्क्यूअर आ रहे थे, तो तभी जब मैं टाइप कर रही थी तब मैंने हाथ अपने देख लिए थे कि वो ठीक है। तो उसके बाद ये पाँव वाला मुझे कंफर्म था कि मेरे पाँव में हो गया है कुछ, मुझे इतना पता है। पर मुझे दूसरे टाइम में मुझे ऐसा था कि इतना ज़्यादा नहीं हुआ, ये भी मुझे पता है, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मुझे पूरी रात मैंने पाँव हिलाया है तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता मुझे ऐसा था। बट थोड़ा बहुत तो हुआ है, मुझे नहीं पता।
तो बेसिकली आपको जब Yeah. रेस्क्यू करा तो पहले आपको बेस कैम्प बेस कैंप लेके गए, वहाँ पे आपको फर्स्ट एड वगैरह या दिया? फर्स्ट एड मेरा, मेरे सारे कपड़े चेंज करवा रहे थे। हाँ। और क्योंकि वो गीले भी हो गए थे पूरी रात, स्वेटिंग एंड ऑल, ये सब कुछ होता ही है। तो और ऊपर से पूरा विंड चल रहा था, बर्फ चल रहा था, तो बर्फ कहीं ना कहीं लगा होगा तो हाँ, जैसे गीला गर्म हो मिला गया। के मैं तो हाँ। पिघल जाएगा, तो गीला था ही मेरा डाउन सूट। तो और ऐसा ना मुझे हाइपोथर्मिया ना हो, तो इसलिए भी उन्होंने फटाफट चेंज कर लिया था। एंड मैं आपको बताती हूँ ये मैं इतना सेफ क्यों रही, मैं इसके 3-4 रीज़न है। फर्स्ट मेरी ट्रेनिंग, सेकेंड लोगों की ब्लेसिंग्स जो लव था, थर्ड था कि मेरी जो लेयर था, क्लोथिंग लेयर बहुत अच्छा था। क्योंकि मैंने उस टाइम, मुझे पता था और विदाउट ऑक्सीजन ठंड लगता है, तो मैंने ना 2 थर्मल पहने थे, एक मैंने फ्रीज जैकेट पहनी थी, एक ऊपर से और जैकेट पहनी थी मैंने जो मेरे ख्याल से -10 पे चलती है, फेदर जैकेट, मैंने वो पहनी थी ब्लू कलर की। एंड उसके ऊपर मैंने डाउन सूट पहना था। एंड नीचे मेरे जो थर्मल थे वो मैंने 2 पहने थे, ठीक है। तो एक मैंने थिन लेयर पहनी थी, एक मैंने मिडल लेयर पहनी थी, मतलब अच्छे वाले क्लोथिंग वाले, नए लिए थे मैंने उस टाइम पे, वो स्पेशल मैंने नए लिए थे, बाकी सारा पुराना कपड़ा, मतलब कपड़े थे। तो इन्हें जो थर्मल्स होते हैं मैंने नए लिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर मुझे गर्म रखना बॉडी को तो मुझे लेयर्स अपनी अच्छी रखनी होगी, तो मैंने लेयर्स वाइज पहना था। साथ में मैंने अपना जो बालाक्लावा होता है मैंने 2 रखे थे, एक मुंह ढकने के लिए कि अगर मेरे पास कुछ ना हो तो कम से कम मुंह तो ढकूं मैं। साथ में मेरे पास विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करने के लिए एक मास्क आता है, थिन एयर, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगा होता, वो थिन एयर के लिए, उससे के लिए फिल्टर होके ऑक्सीजन आती है। तो मतलब वो एक मैंने यूज कर रही थी। सेकंड, मैंने पता नहीं क्यों मेरे को एक लड़की मिली थी, पाकिस्तानी क्लाइंबर थे, और मेरे टेंट शेयर करे थे हम दोनों एक साथ में, तो उन्होंने मुझे फ्रॉस्ट बाइट टेप दिया था फेस कवर करने के लिए, वो अपने साथ लेके आई, तो मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए उनसे ली थी। तो मैंने पिंक कलर की फ्रॉस्ट बाइट टेप अपनी, या तो मैंने वो लगा कर रखी थी अपनी चिक्स पे और नोज पे, क्योंकि ये जल्दी ठंडा होता है, मेरा बहुत जल्दी होता है, मुझे ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो मेरे जो वो लेयर था वो बहुत अच्छा था। शूज़ में मैंने 2 लेयर पहने थे। फर्स्ट मैंने एक पतला लेयर पहना था, वो भी नया सॉक्स पहना था, दूसरे वाला भी नया सॉक्स पहना था, और शूज़ भी मेरे नए थे, मैंने एक बार यूज़ किए थे शूज़, पिछले उसमें विदाउट ऑक्सीजन किया था, उसी में यूज़ किया था। तो ये काम ना ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब इससे किया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहता है। तो तीसरा तो यही रीज़न था। फोर्थ रीज़न ये था कि जब मैं होश में आ रही थी ना, तो मेरा ऐसा नहीं था कि मैं होश में आके गिल्ट फील करूँ या फिर मैं ज़्यादा सोचूं, तो मुझे ऐसा था कि नीचे जाना है, कैसे भी रहना, डिपेंड होना नहीं सीखा था पहले से नहीं, क्योंकि डिपेंड रही भी नहीं। तो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए ऐसा था कि अगर ये रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खुद बनाएंगे, तो मेरा था। एंड फोर्थ है कि मुझे बहुत ज़्यादा फेथ है अपने पहाड़ों पे, बहुत ज़्यादा फेथ था अपने वाहिगुरु जी पे, और जितने भी देवी देवता हैं दुनिया में सब पे मुझे फेथ था कि मुझे पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो ये 4 रीज़न मैं मेन मानती हूँ कि ये 4 रीज़न थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप या बिल्कुल। तो ये एक है। एंड रही बात हॉस्पिटल में, तो मैं हॉस्पिटल बिल्कुल नॉर्मल थी, पर मुझे पहली बार मैं कभी हॉस्पिटल नहीं रही इतने टाइम तक, अपने जब तक मैंने होश संभाला है तो मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई। तो मेरे लिए बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन एक होता है ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे ये, मतलब मैं क्यों नहीं चल पा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे स्टेरॉइड दिए थे, हैवी डोज था कि मुझे कुछ टाइम तक तो मुझे फ़ोन चलाना, मतलब अगर उसकी लाइट भी मुझे दिख रही है तो मुझे ऐसा था कि नहीं दिखना है मुझसे फ़ोन भी यूज़ नहीं होता, रिप्लाई मैं सही से नहीं कर पाती लोगों को, और वो धुंधला दिखना स्टार्ट हो गया था मुझे। तो इतने सारी चीज़ें, तो मुझे ऐसा था कि तुम कितना पेन होता होगा वो, और भी जो लोग बेचारे ऐसे, तो एक वो था। एंड जो बाकी था कि लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, मुझे लोग जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है पर्सनली, लाइक सिर्फ उन्होंने मेरा नाम सुना था, इंसिडेंट सुना था, आई डोंट नो व्हाई, उन्होंने क्या फील किया, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, मेरे लिए खाना लेके आ रहे हैं। मैं जितने टाइम हॉस्पिटल में रही हूँ, और ये काठमांडू की बात कर रही हूँ, जहाँ पे है ही नहीं, मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं, तो वहाँ पे मुझे घर पे लोग बुला रहे हैं, इवन गुरुद्वारे से मुझे इनविटेशन आ गया, मैम हमारे यहाँ पे आओ, आप प्लीज़ आओ, बाबा जी का ऐसा माथा टेको, और मैं बहुत ज़्यादा हूँ, चाहे मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, टेम्पल हो, कुछ भी हो, गुरुद्वारा, चाहे मस्जिद हो, चाहे जो मर्जी हो, मुझे बस इतना है कि अगर मुझे बुलावा आया है भगवान की तरफ से तो मैं जाऊँ, चाहे जो मर्जी हो, आई डोंट केयर। तो बुलावा है तो जाना पड़ेगा। एंड फिर वहाँ से ही मुझे हिमाचल से ही बहुत सारे मेरे जो एम्बेसी से लोग थे, उन्होंने मुझे बुलाया पर्सनली कि आप आओ प्लीज़, आप हमारे घर में खाना खाओ। मतलब मैंने एक भी दिन मैंने बाहर का खाना नहीं खाया, इवन रेस्टोरेंट वाले लोग वो मुझे जानने लगे थे, तो दे आर ऑफरिंग मी, मैम आप जूस, मतलब बहुत टेक केयर करने लगे थे लोग मेरे नॉइस से। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे जानते भी नहीं है, ये क्यों आए हैं ऐसे करके एकदम से।
फिर मुझे ऐसा लगा कि थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार करने, किसी ने मन्नतें मांगी हैं, मतलब गुरुद्वारे में चद्दर चढ़ाना या फिर मतलब वहाँ पे दरबार में जाके कहीं भी, मतलब इवन मैं अभी देखा कि मेरे पास एक अभी बहुत अच्छे आए थे जो अभी अजमेर गए थे चद्दर चढ़ाने के लिए, मैम आपके लिए दुआ मांगी है, नंगे पाँव वैष्णो देवी जाना और पता नहीं कितने सारे टेम्पल्स। सो उनको मैं जानती भी नहीं हूँ, मैंने कभी उनसे बात भी नहीं की है और वो अभी भी मेरे साथ आए हैं। तो मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ कैसे नहीं, पर आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स बहुत मतलब मायने रखती हैं। मैं आपको बताया कि बहुत ज़रूरी था वो, और आज मैं शायद उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ, वही एक रीज़न है मेन, तो मुझे ऐसा लगता है। चलिए बलजीत जी, बहुत अच्छा लगा और हमने भी आपके लिए बहुत प्रे किया जब हमें न्यूज़ आई इंडिया में ऐसे थैंक यू सो मच कि ऐसे एक इंसिडेंट हो गया है। जी। तो इनफैक्ट मैं उस समय अपने जिम में ही था ओके जिस समय हमें ये न्यूज़ आई, तो हम न्यूज़ देखने लग गए थे। ओके, तो ये इस बारे में मुझे पता नहीं था नहीं कि वो जिम में भी actually- जानते हैं लोग। हाँ नहीं जिम में भी आपके स्पेशली इस जिम में जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ आपको लोग जानते हैं और जी। हम लोग उसी समय डिस्कस करने लग गए थे। ओके बट नेक्स्ट डे जब आपकी सेफ साउंड अलाइव की न्यूज़ सुनी तो बहुत राहत मिली ओके, और बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। चलिए अब बात करते हैं, मतलब कि आपकी ये शुरुआत कैसे हुई, मतलब आपका बचपन कैसे बीता और आपने कैसे माउंटेनियरिंग अपना करियर ऐसे चूज किया। ओके सो अगर मैं बात करूँ कि माउंटेनिंग स्टार्ट कैसे हुई और चूज़ क्यों किया, पहली बात तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरा 2015 तक, उससे पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था कि माउंटेनियरिंग है क्या, कैसे लोग जाते हैं, क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। इवन मुझे प्रोनाउंस भी नहीं होता था कि माउंटेनियरिंग है क्या। ठीक है, सो माउंटेनियरिंग वर्ड ही मेरे लिए ऐसा था कि ये नया वर्ड है, पहली बार सुना। और ऊपर से मैं गाँव से, बिल्कुल ऐसे गाँव से जहाँ पे मतलब लड़कियों को देखा जाए तो सिर्फ इतना था कि 12th करो और देन इसके बाद शादी करो और कोई कंप्यूटर कोर्स करो, ये सिलाई सेंटर पे जाओ, सीखो सिलाई बुनाई और उसके बाद शादी करो। तो इतना ही एक लाइफस्टाइल रहा था। मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मतलब मैंने देखा कि आपके फादर जो हैं वो हिमाचल रोडवेज में रहते बस ड्राइवर जी। रह चुके, अभी रिटायर्ड है, हाँ जी, राइट। और आपकी मदर जो है वो होम मेकर है। हाँ जी, बिल्कुल। आप अकेले बच्चे हैं या मतलब आपके नहीं, भाई बहन भी? मेरे 3 भाई बहन हैं। अच्छा। मतलब 3 हैं हम। तो एक मेरी सिस्टर है, एक मेरा ब्रदर है, दोनों मुझसे छोटे हैं। ओके। तो घर में बड़ी मैं ही हूँ। तो मेरे फादर 2003 में रिटायर हो गए थे एंड उसके बाद ठीक है, उसके बाद तो मतलब इनकम जो है, मतलब आप सोचो कि पेंशन पे तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये, और कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, वो वाली सिचुएशन थी। एंड साथ में जो मेरी मदर थे तो वो, हम घर पे काम करते थे, खेतों में काम करना, फसलें लगाना, सीजनेबल जो वेजिटेबल्स होते वो बेचना और बहुत सारे काम करते थे, मतलब घास काट के बेचना और बहुत दूर दूर से भी घास लेके आते थे, या फिर किसी के यहाँ पे दिहाड़ी लगाना दिन में, फिर सुबह शाम स्कूल भी जाना है। और मेरा ऐसा था कि मैं सबसे बड़ी थी घर पे। तो होता क्या है पहाड़ों में, मुझे लगता कि जो बड़ा अगर लड़का है चाहे लड़की है, स्पेशली अगर लड़की है तो उसको है ना बहुत सारी जिम्मेदारी जाती है। ठीक है, लड़कों को फिर भी मेरे ख्याल से मिल जाती है, थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। ठीक है, वहाँ पे उनकी मर्जी एटलीस्ट चलती है। एक टाइम पे ऐसा होता है कि अगर लड़का काम कर लिया तो उसको फ्री टाइम मिल जाएगा खेलने के लिए, लेकिन लड़की अगर फ्री भी हुई है तो भी उसको काम करना पड़ेगा। तो ये एक रहता है। तो ये मेरे गांव में स्पेशली था ऐसा लड़कियों के साथ कि, और उनको नहीं भेजना है क्योंकि बहुत सारे केसेस हो चुके थे ऐसे कि जहाँ पे लड़कियों को फ्रीडम दी गई हो और वहाँ पे पता नहीं कुछ हो गया हो, मतलब कुछ भी बोल सकते, चाहे उसमें किसी परिवार वाले का दोष रहा हो, चाहे लड़की, मतलब कुछ भी। ठीक, तो मन मर्जी करना मतलब हमारे यहाँ पे खिलाफ था। और ऊपर से मुझे चिढ़ थी इस बात से कि लड़कों के साथ इतना पोलाइटली और इतना ये कहते हैं, हमारे साथ क्यों। और मेरी फैमिली में कैसा रहा है, मेरी फैमिली, मेरे जो फादर हैं सरदार हैं, तो मेरे पापा हमेशा हमें पुत्र करके बोलते थे। तो उन्होंने कभी फ़र्क ही नहीं किया कि लड़का है लड़की है कैसा है। लेकिन समाज की वजह से, जो बाहर समाज था उसका डर की वजह से उनको ऐसा था कि अकेले नहीं भेजना बच्चे को बाहर, ऐसा वैसा। लेकिन पढ़ाई के लिए ऐसा था कि आप जाओ, पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो। तो मेरी मदर को भी ऐसा था कि बाहर के लोगों की ताने ना सुनने पड़े। पर एक टाइम पे मैंने अपनी मदर को, अपने फादर को बहुत प्यार से समझाया। मेरे फादर तो वैसे समझे हुए इंसान थे तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपनी मदर को बहुत अच्छे समझाया कि अगर मुझे आपका विश्वास तोड़ना हुआ ना, तो मैं जो अपने 4 दीवारी के अंदर मुझे बंद करके जा रहा है ना, मैं वहाँ से भी तोड़ दूँगी। और अगर मुझे नहीं तोड़ना होगा तो आप मुझे खुले आसमान के नीचे भेज दो, जहाँ भेजना भेजना, मैं आपका कभी विश्वास नहीं तोड़ूंगी। तो मुझ पर विश्वास करो और एक बार मुझे मौका दो।
अगर मैं गलत निकलती हूँ तो आपको जो करना कर लेना, पर एक बार मौका तो दो मुझे कम से कम। तो उनको समझाया, और फिर उनके एक दुखती नस थी, उस पर मैंने पाँव रख दिया। तो था क्या कि मेरी मम्मा को पढ़ने का बहुत शौक था बचपन में, उनको इंस्पेक्टर बनना था, पुलिस वाला बनना था, ऐसा बनना था, मतलब उनके ड्रीम्स तो हमारे साथ शेयर करते। मतलब हम ना बहुत ओपन रहे अपनी मदर के साथ। तो मम्मा ने ऐसा शेयर किया था वैसे ड्रीम्स अपने, तो मैंने उनको सीधा बोला कि मम्मा आप भी चाहते हो कि हम आपकी तरह रहें। मैंने ऐसे करके बोल दिया, और वो थोड़ी देर के लिए तो मेरी मम्मा ने रोने लगे, तूने मेरे को ऐसा बोला, अनपढ़ बोला, ये मैंने बोला सेम कल हम अपने बच्चों के सामने ऐसे रोएंगे कि मैं ये करना चाहती थी, तुमने मुझको ऐसा बोला, ऐसा बोला। तो ये रिग्रेट ना रहे मम्मा, जो रिग्रेट आपको है वो रिग्रेट मुझे ना रहे जिंदगी में। तो प्लीज हमें एक इतना सा अपॉर्चुनिटी तो दो, सब एक बार ट्राई तो करने दो। एंड देन उसके बाद मेरी मम्मा को पता नहीं क्या हुआ सडनली, एंड उन्होंने थोड़ा धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं एकदम से फॉर्मूला दे दिया छोड़, धीरे धीरे करके उनका विश्वास जीता मैंने। और अच्छा, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी और मैं स्टडी में भी अच्छी लगी थी उन्हें, तो मेरा लोग मेरी तारीफ भी करने लगे थे कि अच्छा वो बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि मेरा बहुत फोकस था मेरा स्पोर्ट्स में, मैं उसी में ज़्यादा रहती थी। तो मेरे हर बार मेरे प्राइज आते हैं, हर साल मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता रहता, मतलब मिलता रहा कॉलेज तक, और अभी तक टचवुड अभी तक मिल ही रहे हैं भगवान की तरफ से। तो मेरी मदर को ना ऐसा था कि अरे मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, तो मैं क्यों रोक रही हूँ अपने बच्चे। तो मुझे लगता है ना कि आपको कदम तो आपको उठाना पड़ेगा, पहला आपको बात करनी पड़ेगी, और जरूरी नहीं आप चिल्ला के बात करें, आप बहुत प्यार से सॉफ्टली भी अपने माँ बाप से बात कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने आप को। हम पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं, फ्री का वो भी, और पूरी दुनिया को समझाते फिरते हैं कि हाँ ये जिंदगी है। तो मुझे लगता है कि उसका सिर्फ 1%, 1 भी नहीं, 1.5, मतलब जितना 0.5% में भी, 0.5% भी ना आप अपने माँ बाप से शेयर करो और उनसे सीखने की सोचो, तो मेरे ख्याल से वो अपना कर सकता है कि हाँ मेरा बच्चा सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो सेम ये माउंटेनियरिंग में हुआ। और माउंटेन्स में क्या था कि मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद थे, तो हम पशु चराने जाते थे दिन में, तो दूर दूर तक ना हमें बहुत सुंदर स्नो लाइन दिखती मेरे घर से, तो मैं बोलती थी इस पहाड़ पे जाना, इस पहाड़ पे बैठना है मुझे। या फिर पशु चराते हुए ऐसा था कि ये टॉप है तो यहाँ बैठना है, यहाँ से सारे अपने पशु देखने नीचे, तो हमेशा टॉप पे जाने का ऐसा रहता था कि उस वहाँ से भी अच्छा आएगा, कंफर्ट जोन आएगा, ऐसा करके। तो ऐसी हमारी चीज़ें रहती थी। तो मुझे नहीं तब पता कि ये ज़िंदगी में इस तरह से है। फिर एक लेसन था हमारे 8th क्लास में या 9th क्लास में था कि या 7th में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इसमें पर्वत आरोहण करके बारे में लिखा था, मतलब उसमें लिखा था क्लाइंबिंग के बारे में। तो होता है क्या है कि कुछ फॉरेनर्स आते हैं पहाड़ी इलाके में, एंड वहीं से किसी को बोलते हैं कि हमें ना उधर जाना है, हमें थोड़ा बता। तो वहीं पे गाँव का एक लड़का, बहुत जवान लड़का, उसको बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा रास्ता है, तो वो बोलता है हमें लेके चलो, तो वो लेके जाता है और बहुत सारी बातें करता रहता है। तो वो मतलब उसको बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं फॉरेनर्स, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आने लगा है और थोड़ा बहुत टूटे फूटे वर्ड, राइट, और वो अच्छा बात करता है, हंसाता है। तो वो उसको अपने साथ लेके जाते हैं फॉरेन, एंड कुछ सालों बाद जब वो आता है तो दिखते हैं लोग कि उसने सूट बूट टाइट पहन के एकदम बड़ा बैग अटैची लेके आ रहा है, तो सब पूछते कौन हो आप, तो वो अपना नाम बताता है कि मैं हूँ, उसको पहचानने से बचा, अरे तुम इतने दिन सालों कहाँ थे, तो वो बताता है कि मैं ऐसा पहाड़ चढ़ता हूँ, ऐसा क्लाइंब करता हूँ, मुझे उसके पैसे मिलते हैं, मैं गाइड करती हूँ। तो जब ये लेसन मैंने पढ़ा तो मैं हंसी देखी, पागल है, हम रोज यहाँ ऊपर नीचे जाते हैं पहाड़ों में, कौन पैसे देता है, बोलते हैं हमें जूते पड़ते घर में आके कि तुम कुछ करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, ये जॉब करो, यही आता है लास्ट में। मैं इस तरह से, और मेरा यहाँ पे तो डांट पड़ती है ऊपर से, 1 रुपया भी मांग लो अगर पॉकेट मनी, तो मेरा पॉकेट मनी 1 रुपया था 12th तक। तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी। उसके बाद ये एक हुआ, फिर एक बार मैंने 12th का एग्जाम दिया था, तो न्यूज़पेपर कटिंग आया था, मैं खाना बनाती जैसे सुबह, तो अभी फॉइल पेपर स्टार्ट हुआ है, तो पहले अखबार में लपेट के या फिर आपके जो कॉपी होगी स्कूल की किताबें उसमें लपेट के आप दे देते। सेम मैं भी वही कर रही थी कि अखबार में लपेट रही थी, तभी एक आर्टिकल ऐसे ही होता है ना पुराने न्यूज़पेपर, तब भी अगर इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ी तो आप पढ़ते हो, तो सेम पढ़ रही कि राजस्थान की किसी लड़की ने क्लाइंब किया एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ये, और 25 kg वेट उठाना पड़ता है, और लास्ट में लिखा था अमाउंट। तो ऊपर तक सब कुछ पढ़ा, मुझे एक्साइटेड लगा, ये मुझे भी करना, मुझे करना। जैसे अमाउंट पे आई हुआ तो एक ही बात नहीं, काश हम गरीबों को भी मौका मिल पाता। कितना अमाउंट लिखा था उसमें? 25 लाख 25 लाख 25 लाख तो 30 लाख, तो मुझे ऐसा लगा कि इतना सारा अमाउंट कौन लिखे, 25 लाख, इधर 25 रुपए नहीं है पॉकेट में, तो 25 लाख की बात हो रही है। तो वो विश 2014 में गई थी, उसी टाइम एनसीसी से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। 2015 में उनका एक्सपीडिशन आया गर्ल्स के लिए, जो एवरेस्ट के लिए सिलेक्शन होने जा रहा था 2016 के लिए। तो उस सिलेक्शन के प्रोसेस में पूरी इंडिया से कम 100 लड़कियों को चूज किया गया था 2015 में, और उनको बेसिक कोर्स करने के लिए दार्जिलिंग भेजा गया, -19 में जनवरी के मंथ में।
ओके। सोचिए आप, ये मैं सिक्किम की बात कर रही हूँ जो हमारा बेस कैंप है जहाँ पे, तो वहाँ पे हमें ट्रेनिंग करवाया गया। वो मिक्स ट्रेनिंग था जिसमें बेसिक एडवांस कोर्स और साथ में एक्सपीडिशन में होने वाली चीज़ें, यूज़ होने वाली चीज़ें, उस तरह से हमें ट्रेन किया जाता था। तो ये हमारे तीनों एक साथ किया गया था एंड ये बेसिक में किया। दैन उसके बाद हमें एक्सपीडिशन में लेके जाया गया जहाँ माउंट देवटिंबा 6100 मीटर पीक है, वो है हमारा मनाली में। हमने वो क्लाइंब किया। तो वहाँ पे 40 लड़कियों में सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट किया गया था 100 में से। देन वहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया 15 लड़कियों को, फिर उत्तराखंड लेके गए 7120 मीटर के लिए, फिर वो क्लाइंब किया। फिर सियाचिन ग्लेशियर ट्रेनिंग लेके गए 10 लड़कियों को। अच्छा। एंड वो विंटर में करवाया गया, जनवरी के मंथ में, और उसके बाद 1 मंथ हमें वही रखा। तो ऐसा नहीं था कि अगर हम लड़कियां तो हम पे दया करेंगे वो। इवन मुझे ऐसा था कि उन्होंने जितना रूड बिहेव किया, हम ना हर बार लड़कियां इकट्ठी होती थी, हम रोने लग जाती थी कि ऐसे कर रहे हैं सर हम ऐसे। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था कई बार, पता क्यों? क्योंकि मुझे वो लाइफ अच्छी लगती थी, क्योंकि ऐसा था कि कम से कम वो घर में जो गाँव में रगड़ा लगता है उससे तो बेस्ट ही। तो मेरे लिए ऐसा, क्योंकि सुबह 3 बजे उठो गाँव में, पानी लेने बावड़ी पहुंचो, और आप हो 7-8 साल की और 15 लीटर की आपके ऊपर पीपी रखी है, गिलन जिसको बोलते हैं, वो आपके ऊपर रखी है। सोचो आपकी नींद भी नहीं खुली है। फिर 6 बजे वो कंप्लीट करो, फिर जुगाली करो खेतों की फसलों की, प्याज लगा होता है, टमाटर लगा, उसकी आप फसलों की जुगाली करोगे। वहीं बंदर ना आया था क्योंकि हमारे बंदर भी थे, तो उनको भगाना। फिर 8 बजे घर जाओ, फिर ब्रेकफास्ट बनाओ 1 घंटे के अंदर, और फिर उसके बाद अपनी बहन को तैयार करो, अपने भाई को तैयार करो, खुद तैयार हो, फिर जाओ स्कूल। मतलब ये सारी रहते थे, तो उससे तो बेस्ट ही है। तो मुझे ऐसा था कि थैंक गॉड ये लाइफ मिल रही है, अच्छी लाइफ मिले। ऊपर से मुझे उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ रहे थे क्योंकि सारा स्पॉन्सर्ड था एनसीसी वालों की तरफ से, इतना महंगा स्पोर्ट और स्पॉन्सर्ड। एंड जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे बर्फ बहुत पसंद है, मुझे पहाड़ बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा। मतलब पहली बार में ऐसा था कि पहली बार इतनी चीज़ ना इतनी ज़्यादा हिट करके गई थी, मतलब वो निकल नहीं सकती मेरे जहन से कभी भी नहीं। तो वो थी, मैं अपनी फेवरेट चीज़ कर रही थी, तो मुझे कुछ फील नहीं होता था। तो मैं काम पूरी रात भी करती रहती थी। कई बार एक्सपीडिशन में कोई चाय बना रहा होता था ना, रात को हॉट ड्रिंक बनता है, तो टेंट बाहर लगता, एक होता है डॉम टेंट जिसमें हम सोते थे, एक छोटा सा टेंट बाहर लगाते थे, या टेंट या फिर कवर करके ऐसा स्पेस रखेंगे, वहाँ पे स्टोव रखा होगा, तो वो स्टोव जलाती रहूँगी मैं रात भर, पानी गर्म करती रहूँगी, या फिर वो हॉट जो भी हॉर्लिक्स वगैरह दे रहे हैं वो सबको बांट देंगे। वो मैं काम मैक्सिमम मेरे को खुशी से करती थी मैं, और ऐसा नहीं कि कोई मुझे देख रहा है, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, नथिंग। ऐसा था कि खुशी से, क्योंकि मुझे सर्व करना पसंद है, मुझे सेवा करना बहुत पसंद है, बचपन से लेकर ऐसे है। तो वो वाला, तो सेम इसमें भी करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में खुद खाना बनाना है, खुद पानी गर्म करना है, खुद टेंट लगाना है, खुद रोप भी कई बार मतलब हमें सिखाते थे किस तरह से रूट ओपन करना है, रेस्क्यू कैसे करना है ये भी हमें सिखाते थे, और तुम अवलांच में दब जाओ तो कैसे निकलना। हर एक तरह की ट्रेनिंग हमें दी गई। आप सोचिए -40 और -45 टेम्परेचर में, उस टाइम पे मैं कितने 20 साल की हूँ, उस टाइम में मैं 20 थी। तो आप तब से सोचो मेरी ट्रेनिंग 19 साल में स्टार्ट किया था और 20 साल में यानी वहाँ पे थी मैं। तो आप समझिए कि ट्रेनिंग कितना हार्ड था। मेरा स्टार्टिंग ही हार्ड था, तो ये ट्रेनिंग की वजह से ज़्यादा हुआ है। देन ये सियाचिन, उसके बाद फाइनल जो लिस्ट बना वो एवरेस्ट का बना 2016 में। एंड बट उस टाइम मैं क्लाइंब नहीं कर पाई, मेरा 300 मीटर छूट गया एवरेस्ट समिट से, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन मास्क खराब हो गया था। अच्छा, उस समय आपने ऑक्सीजन? हाँ जी, मेरा ऑक्सीजन मास्क खराब हुआ था समिट के 300 मीटर नीचे ही, बालकनी से थोड़ा और ऊपर, तो वहीं से मुझे वापस आना पड़ा। तो वो मोमेंट ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे शायद चांस नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, और ये मेरे साथ क्यों हुआ। बहुत रोई मैं, बहुत क्रिटिसाइज़ किया, मैंने भगवान को ऐसा गुस्सा किया, आप पता नहीं कैसे हो, मेरे साथ ही करती हो ऐसे, एक बार ये भी नहीं देखते, इतनी मेहनत करके आई थी मैं, ये मतलब जो होता है ना क्योंकि मेरा सोच उस टाइम माउंटेनियरिंग को ये था कि एवरेस्ट हो जाएगा, जॉब मिल जाएगा, नहीं तो पैसा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, मैं भी पढ़ूंगी, मेरी सिस्टर भी पढ़ेंगे, मेरे ब्रदर भी पढ़ेंगे, एंड देन मैं अपनी ड्रीम जॉब ले लूँगी। तो ठीक है, मतलब ये एक ऐसा था कि मुझे सपोर्ट मिलेगा, बट जब ये नहीं हुआ तो कोई सपोर्ट कुछ भी नहीं मिला, और मुझे लगता है अगर हो भी जाता तो भी क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो ये चीज़ें मेरे 2016 या 16 की, एंड उसके बाद 16, 17, 18 मैंने कोई क्लाइंब नहीं किया। मैंने बहुत तरसी मैं क्लाइंब करने के लिए, बहुत मैसेज किए लोगों को, बहुत मैंने कहा ना कि कोई गाइडलाइन नहीं था, कभी किसी ने गाइड किया ही नहीं। मैं मैसेज करती थी बड़े बड़े लोगों को, बात करना चाहती थी। और मुझे एक मोमेंट याद है कि बहुत अच्छी माउंटेनियर रही है, मैं उनको मैसेज कॉल किया था, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के थ्रू उनसे मिली थी, उनको मैंने कॉल किया, उनको बताइए कि मैं 2019 में पार्टिसिपेट किया था IMF में, एंड मेरा सिलेक्शन हुआ था माउंट मोली के लिए। तो वो एक्सपीडिशन 20 में जाना था, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ 21 के लिए। तो जब 21 में वो एक्सपीडिशन जाना, तो मुझे ऐसा था कि मुझे साथ में एवरेस्ट करना है,
क्योंकि माउंट पोमोरी थोड़ा जल्दी क्लाइम हो जाएगा, उसके बाद मैं एवरेस्ट क्लाइम करूँगी। तो उस टाइम मेरे पास स्पॉन्सरशिप कम पड़ रहा था एवरेस्ट के लिए, आई थिंक 5 लाख कम पड़ रहे थे, बाकी मैंने अरेंज कर दिए थे स्पॉन्सरशिप्स। तो मैंने उनको फ़ोन किया मैम को, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा करना। देन आई थिंक मुझे लगता है कि सबका टाइम ना अच्छा नहीं चल रहा होता कई बार, हो सकता है ना, तो मैंने शायद गलत टाइम पे फ़ोन कर दिया हुआ उनको। एंड उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि बल्कि ऐसा है ना, बहुत से लोग करना चाहते हैं एवरेस्ट क्लाइम, करो फिर एवरेस्ट क्लाइम, जाओ फिर स्पॉन्सर ढूंढो, मेरे पास क्यों आ रहे हो, मैं तो खुद अपने प्रोजेक्ट ढूंढ रही हूँ। तो मुझे बस लगा कि आप इतनी अच्छी पोजीशन पे हो और आप ऐसे थे कि आप अगर ये भी बोल देते ना कि आपको नहीं करनी है, इट्स ओके, बट आई थिंक उसको बहुत प्यार से स्वीटली बोल देते हैं आप, ये बोल देते कि बल्कि अभी मेरा थोड़ा सा चल रहा है, आप थोड़े टाइम में अप्लाई करें, थोड़े दिन बाद करना, या फिर कुछ भी बोल देते, राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि ना जिंदगी में ना मैं कुछ भी कर लूँगी ना, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। अगर मुझसे चीज़ें नहीं हो पा रही, अगर मैं साथ नहीं दे पा रही हूँ बंदे का, या फिर मैं सपोर्ट नहीं कर पा रही, एटलीस्ट मैं उसको इतने पोलाइटली में बात करूँगी, मैं रूड बिहेव नहीं करूँगी। और क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि शायद ना मैं पॉजिटिव हूँ उस टाइम, मैंने तो पॉजिटिव में ले लिया। शायद सोचो कि अगर वही बच्चा कोई और होता और वो नेगेटिव में लेता तो शायद वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता था, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में थी। क्योंकि डिप्रेशन वाली सिचुएशन, वो सिचुएशन, मेंटल हेल्थ वाली सिचुएशन, वो बहुत ज़रूरी थी। और मैं बहुत टाइम से काम भी कर रही थी इसमें मेंटल हेल्थ पे। तो आई नो कि ना ये किसी भी फील्ड की है बात, ये मेरी फील्ड की बात नहीं है। आई थिंक जिस भी फील्ड में हो आप, और आपने अगर बहुत ज़्यादा महारत आपने हासिल कर ली है और आप एक लेवल पे हो जहाँ पे लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, जहाँ पे लोग आपको मानते हैं कि नहीं नहीं ये बंदा, ये हमें बंदा गाइड करा, तो आई थिंक अगर आप गाइड नहीं भी नहीं करना चाहते ना, प्लीज़ आप पोलाइटली बात करें, ठीक है। क्योंकि वो पोलाइटली बात करना ना शायद हो सकता है उसका दिन बना दे। वो बेशक ये बोलेगा कि यार मैम ने हेल्प नहीं की, मैम ने बहुत अच्छे से बात की, सर ने अच्छे से बात, मतलब हेल्प नहीं कर पाया लेकिन अच्छे से बात की, ठीक है। तो वो एक होना चाहिए। तो मैं आपको कहा ना कि मेरा जो सेट है, जो मेरा गोल है, ये मेरा माउंटेनिंग की जर्नी है। देन मैंने उसके बाद मैंने एवरेस्ट तो मैं नहीं गई उस साल, और मैंने माउंट पोमोरी किया। देन मैंने उस दिन सोच लिया था कि अब रुकना नहीं है, बहुत रोक लिया मुझे, और मैं घुट घुट के बहुत जी ली। मैंने अपने अब इच्छाओं को मारा है, मैंने सब कुछ किया, मैंने जॉब किया, पर मुझे सर्टिफिकेशन नहीं मिला। अगर मुझे माउंटेन ने दोबारा चूज़ किया है तो मैंने कुछ अलग करने के लिए चूज़ किया है। और पहली बात तो सबसे नंबर 1 कि मुझे कंपटीशन नहीं करना किसी से। तो मैंने क्लियर रखा था कि मेरा कंपटीशन सिर्फ मुझसे होगा, किसी और से नहीं होगा। मैं अगर लड़ूंगी तो खुद के लिए लड़ूंगी और खुद से लड़ूंगी, ठीक है। तो मेरा कंपटीशन में कोई नहीं है, कोई क्लाइंबर नहीं, मुझे रखना भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग था, मेरा क्लियर था कि चाहे जितना मुझे ऊपर चले जाए या फिर जितना मुझे नीचे चले जाए, बेस वही रहेगा। स्टार्टिंग हमेशा चीज़ों से करनी है, तो कभी भी ना ओवर थिंकिंग वाला और ओवर कॉन्फिडेंस करने वाली चीज़ें ना आए मुझे। तो थर्ड ये था कि कहीं भी जाओ नॉर्मल रहना है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब मैं नॉर्मल लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ जैसे मैं रही हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ उनसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने हाई फाई घर में पैदा हुई होती तो मुझे पता नहीं चलता कि नीचे जो लोग रहते हैं उनके मतलब उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो किस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह से कमाते हैं, कितनी पीड़ा है, ये समझ ही नहीं पाती हूँ, राइट। लेकिन भगवान अगर मुझे बिल्कुल रूट से बनाया, ज़ीरो से बनाया है, इट मीन कि मैं सारे लेवल देख सकूँ, गरीब से गरीब भी देख सकूँ, अमीर से अमीर भी देख सकूँ, मिडिल से मिडिल भी देख सकूँ। तो मुझे लगता है कि ये सब एक सर्कल है और हमें इस सर्कल में रहना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए और अच्छे से बात करनी चाहिए। हमें मैं मानती हूँ कि टाइम बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि सबकी लाइफ में उतराव चढ़ाव है, पर उसी वे में सामने वाले पर्सन को भी समझना चाहिए कि शायद हो सकता है कि मुझे इतना पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपने आप चीज़ें बन जाती हैं, तो आप ना डिमोटिवेट नहीं होते। क्योंकि मुझे लगता है जब आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि आप बहुत होप करके जा रहे हो और सडनली आगे से वो होप का चकनाचूर कर दे वो इंसान, तो आप ना होपलेस हो जाते हो और आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि मतलब आप एक्सपेक्ट करो, लेकिन इतना भी मत हो कि आप ना खुद ही टूट जाओ। और सेकंड थिंग है कि आप ना ये समझो कि शायद उसने बुरे में इसलिए बात की होगी कि उसका टाइम बुरा चल रहा होगा, या फिर उसने ऐसा बिहेव इसलिए किया होगा, शायद उसका ठीक नहीं होगा माइंड और मैं भी डिस्टर्ब होगा किसी चीज़ से, और वहीं पे हो सकता है आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो। आप उनसे भी पूछ सकते हो, मैम मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पूछा था फिर क्वेश्चन कि मैम मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, तो आपने पूछा था? या मैंने पूछा फिर क्वेश्चन कि ऐसा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था कि ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, बट तब सेकंड मुझे ऐसा कि शायद उनका टाइम गलत गया हो या मैं भी बुरा चल रहा, तो मैंने पूछा कि मैं कुछ कर सकती हूँ ऐसा, तो बोला नहीं आप नहीं कर सकते। मैं ठीक है कोई बात नहीं। तो वो ना एक आपका शौक करवाता है। एंड ना माउंटेन फील्ड इतनी सी फील्ड है अभी, आप इंडिया में अगर माउंटेन देखो इतनी
पॉपुलर भी नहीं है, राइट? नहीं ये है। जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, नया स्पोर्ट है। तो माउंटेनियर्स को ना, शायद मुझे लगता है माउंटेनियर्स को लेकर लोग समझते हैं कि ये पहाड़ जाते हैं, एवरेस्ट क्लाइंब करके आते हैं, नीचे आ जाते हैं, और फिर ये मतलब इतना ही सोचते हैं लोग। तो मैं आपको बता दूँ ना कि एवरेस्ट सिर्फ क्लाइंब करना ये माउंटेनियरिंग नहीं है, वो रियल क्लाइंबर नहीं है। माउंटेनियरिंग बहुत ही डीप मीनिंग है, अगर आप समझो। आप ना नेचर से कनेक्ट होते हो, लोगों से कनेक्ट होते हो, उनकी भावनाओं के साथ कनेक्ट होते हो, एंड पहाड़ों से आप कनेक्ट हो ही रहे हो। क्योंकि आज मुझे चाहिए, जो चाहिए वो क्या है, कनेक्ट होना ही चाहिए। आज हम डिसकनेक्ट हो रहे हैं मतलब रियल लाइफ में, और कनेक्ट हो रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और इन चीज़ों में, ठीक है? सोशल लाइफ में हम कनेक्ट हो रहे हैं। जो रियल लाइफ में हम, अगर मैं अभी मार्केट में जा रहा हूँ तो मुझे कुछ कोई नहीं पहचानेगा, राइट? लेकिन अगर सोशल मीडिया में मैं आ जाऊँ तो मुझे हर कोई पहचानेगा। सिंपल है। तो आई थिंक मैं बिलीव करती हूँ रियल कनेक्शंस में। अगर मुझे कनेक्शंस बनाने हैं तो मैं रियल बनाना चाहती हूँ, ताकि वो बॉन्डिंग में क्रिएट कर सकूँ। जो चीज़ मैंने सीखी है, मैं चाहूँगी कि वो चीज़ मैं आप लोगों को सिखा सकूँ, और शायद जो चीज़ आप सीख रहे हो वो मैं सीख सकूँ। सो वो बॉन्डिंग क्रिएट करना वो बहुत ज़रूरी है, जो हम बोल रहे हैं इसके लिए, और एक दूसरे को सपोर्ट करना। आप पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने 30 डेज में 8,000 एंड अबव पीक्स सबमिट करी है। फर्स्ट इंडियन। हाँ जी। फर्स्ट इंडियन। जी विमेन एंड मेन बोथ? ये जी। ओके, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि अब- आपने पहला कौन सा पीक चूज करा, और मतलब कैसे वो 30 डेज में आपने कैसे कंप्लीट किया? ओके, तो आई टोल्ड यू कि माउंट अन्नपूर्णा के बाद ये इंसिडेंट जब हुआ था, हाँ। तो मुझे ना ऐसा हो गया कि मुझे ना कुछ अब मतलब वो करना है जो जिसके मैंने वो सोच ना सके, ठीक है? तो अगर वो करना है, और तो इसलिए करना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि माउंटेनियरिंग एक लेवल जाए। क्योंकि आज तक ना मैंने जो, मैं खुद अज्यूम करती हूँ अपने आप को कि आज तक मैंने ना यही वो जो सुनी सुनाई पीके हैं, जैसे एवरेस्ट मैंने उसी के लिए टारगेट बनाया है, या फिर फ्रेंडशिप पीके मैंने उसी के लिए टारगेट बनाया, किलिमंजारो उसी के लिए टारगेट बनाया। मैं चाहती हूँ कि अब और जो बाकी पीक्स हैं, जो अलग पीक्स है, डेंजरस पीक है, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, मकालू, इस तरह के पीक्स में क्लाइंब करूँ। तो वो कैसे क्लाइंब करना है, एंड ऐसा था कि ज़रा टाइम तो पता नहीं कब, मुझे बार बार स्पॉन्सर मांगना, ये भी एक बहुत बड़ी था, ठीक है? तो ऐसा, और फिर ऐसा था कि बहुत रोक लिया मैंने खुद को, ये मतलब 5-6 साल मैंने बहुत रोक लिया है खुद को। अब मुझे फ्रीली जाना है, मुझे अपनी लिमिट टेस्ट करनी है, और मुझे बाउंड्रीज नहीं लगानी है, तो मुझे फ्रीली जाना है, तो मुझे कुछ करना है। तो मैंने क्या किया कि कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए, क्योंकि एवरेस्ट में वो इंसिडेंट हुआ तो मैं श्योर नहीं थी कि वो सच में ऑक्सीजन मास्क खराब था या फिर मेरी हेल्थ खराब हुई थी। तो मेरे को ऑक्सीजन मास्क ही खराब था उस टाइम पे, आई एम डैम श्योर। पर फिर भी एक अपने ऊपर डाउट है, और मेरे ख्याल से ऐसा होता है ना, जब आप दूध से जल जाते हो ना, ऐसा बोला जाता है ना, गर्म दूध से एकदम जल जाते हो, तो छाछ भी आप फूक फूक के पीते हो। तो सेम वे में मेरे साथ ऐसा था। तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं क्लाइंब कर सकती हूँ 8,000 या नहीं। तो मैंने पहला स्टेप लिया माउंट धौलागिरी। तो माउंट धौलागिरी मैंने क्लाइंब किया 2021 में मैंने क्लाइंब किया, और उसे क्लाइंब करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी और फर्स्ट यंगेस्ट बनी फ्रॉम इंडिया। तो मैंने वो क्लाइंब किया, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, सच में टेक्निकल प्रॉब्लम ही थी, और अब मुझे क्लाइंब करना है 4 बैक टू बैक 8,000। तो मेरा मिशन 5 नहीं था, मेरा मिशन था 8,000। तो मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई, स्पॉन्सरशिप ढूंढा, बट नहीं मिला। बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की यहाँ पे रह के भी। तो मैं ट्रेनिंग तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि ट्रेनिंग करनी तो मुझे पहाड़ों में जाना पड़ता, लेकिन सारी ट्रेनिंग मेरी गुड़गांव में हुई। फिर मैंने गुड़गांव में, ऐसा था कि मैं रात को भी ट्रेन करती थी, सुबह भी ट्रेन, दिन में मैं मेल करती थी लोगों को, या फिर पर्सनली मिलने जाती थी स्पॉन्सरशिप के लिए। अभी जब हम कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे, जब ऑफ रिकॉर्डिंग थे, तो आपने मुझे ये भी बताया कि आप अपनी ट्रेनिंग नाइट में शुरू करते हैं, जिसमें आप 40 किलोमीटर रन करते हैं, और वो भी नाइट में गुड़गांव की रोड्स पे। या बिल्कुल उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा ट्रेनिंग का शेड्यूल बहुत अलग है। तो मैं जिम भी जाती हूँ, और मैं योगा भी करती हूँ, स्ट्रेचिंग भी करती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करती हूँ, एंड उसके बाद मैं रनिंग भी करती हूँ। साइकिलिंग भी मैंने अभी उसी टाइम सीखा था, मैंने साइकिल नहीं ली, मुझे आता नहीं था साइकिलिंग, तो मैंने साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। लेकिन रनिंग के लिए ऐसा था कि मैं रनिंग बहुत पहले से करती हूँ, बचपन से रनिंग करती आई हूँ मैं, और खेलती आई हूँ स्पोर्ट्स में। तो मुझे पता था कि अगर मैं 4 पीक प्लान कर रही हूँ, तो मेरा फिजिक किस टाइप का होना चाहिए, मुझे पहले से ही ये पता था, ठीक है? तो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो आई नीड स्टैमिना, इंड्योरेंस, ठीक है, लॉन्ग इंड्योरेंस, तो ज़्यादा टाइम के लिए टिक सके। तो वो कैसे है, रनिंग करके। तो मैं रन करती कि मेरे महीने में 2 रन ऐसे होंगे जो मेरा 50 टच करेगा, 50 किलोमीटर या 50 किलोमीटर टच करेगा नॉन स्टॉप। सो स्लो हो सकता है, लेकिन नॉन स्टॉप होगा, ठीक है?
तो नॉन स्टॉप के लिए तो फिर रन करती रहूंगी मैं पूरी यहीं पे। कितने बजे आप रात में शुरू करते हो? मतलब मैं 12:30 बजे भी स्टार्ट करती थी और कई बार 11 बजे स्टार्ट कर दूंगी, थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँ उसके लिए। मैं पूरी रात रन करती थी। रात को इसलिए मैं चूज करती क्योंकि रात को ही मैं क्लाइंबिंग करना हूँ, तो रात को ही नींद आती है पूरा। एंड मेरे साथ बचपन से ऐसा कि मुझे रात को नींद नहीं आती, पता नहीं बचपन से ऐसा है। मैं रात को ही पढ़ती थी, रात को ही खेलती थी। मेरी मम्मा हम वॉक के लिए चले जाते थे रात को, नींद नहीं आती थी। तो मेरा रात को पता नहीं कुछ तो कनेक्शन है रात का भी मेरा भी। और मुझे चांद बहुत पसंद है तो मुझे और मज़ा आता था। तो मतलब मैं रात को सो नहीं पाती। मैं राइटिंग करती थी, कई बार लिखती थी कुछ थोड़ा बहुत, तो मैं वो भी रात को, मतलब सारे काम जो थे मेरे रात को होते थे। तो अभी क्या है, जो सेम मैं यहाँ पे भी गुड़गांव में 53 में रहती थी उस टाइम, गोल्फ कोर्स रोड रहता, तो मैं गलेरिया वगैरह सारा घूम के पूरी रात चक्कर लगाती रहती थी। तो ये करके मैं वापस आती थी। फिर मैं टारगेट बनाती थी कुछ मैराथन्स को। सो मैराथन, मतलब मैं इसलिए, मैराथन मेरा ड्रीम था कि मुझे मैराथन्स करनी है। तो मुझे गाइडलाइंस नहीं मिली थी कभी कि मैराथन में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसा, तो मुझे पता नहीं था। पर गुड़गांव में आके मुझे पता चला। तो मैं ऐसा करती थी कि मैं मैराथन के लिए एक टारगेट बना के इस मैराथन को मेरे को जाना है और इस मैराथन में मुझे अपना बेस्ट देना है। तो मैराथन के लिए मैं प्रिपेयर हो रही हूँ। तो सेम वे में मैं माउंटेनियरिंग की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो मेरा ऐसा था कि मैं छोटे छोटे गोल्स बना रही थी, पर अल्टीमेट गोल वही था कि मुझे माउंटेनियरिंग ट्रेड करना। तो मैं ये 50-50 किलोमीटर रन करती थी। 2 नाइट होता था मेरे पूरे मंथ में, बाकी मेरा मॉर्निंग और इवनिंग में रन होता था, लेकिन 11 बजे से पहले रन होते थे। तो मॉर्निंग में 10 किलोमीटर कंफर्म है कि उससे मतलब ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे नीचे रहेगा। और शाम को जो रहेगा वो शाम को 25 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और कभी 8 किलोमीटर इतना आ जाएगा। मतलब ये सीक्वेंस था, इतना रहेगा। उसके बाद मैं जिम जाऊँगी, मैं जिम में जाके स्ट्रेचिंग करूँगी अगर टाइम बचा है तो, क्योंकि 11 बजे तक खुला रहता था जिम उस टाइम पे। तो मैं कार्डियो वगैरह थोड़ा सा और फिर ग्लूट की एक्सरसाइज कर लूँगी या फिर थाइस की कोई भी लेग्स वगैरह कर लूँगी, तो वो एक्सरसाइज कर लूँगी ताकि वो ना रहे थोड़ा सा भी, मतलब ऐसा फील ना हो, मतलब कुछ भी, मतलब वो ना है, स्ट्रेन ना है एकदम से, ठीक है। तो इसलिए मैं करूँगी। साथ में मॉर्निंग में योगा के लिए उठ जाऊँगी 4 बजे सुबह एंड पहले रन करके ऐसे करके मेडिटेशन करूँगी, फिर रन करने जाऊँगी, फिर वापस आऊँगी, फिर कूल डाउन करूँगी, देन दोबारा मेडिटेशन स्टार्ट करूँगी, देन जो भी होगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज है ये सारी। तो ये मेरा शेड्यूल रहता और दिन में सारे मेल पे। तो उसके बाद मैंने डिसाइड तो कर रखा था, मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिला और लास्ट में फिर मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। मैंने एवरेस्ट के लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढना स्टार्ट कर दिया और एवरेस्ट को ही जानते क्योंकि लोग बाकी पिक्स का इतना था ही नहीं उस टाइम। तो जैसे एवरेस्ट का किया तो मुझे स्पॉन्सर्स मिलना स्टार्ट हुआ और एवरेस्ट के लिए मुझे 21 लाख मिला। और उससे पहले मैंने अपने पॉकेट से मैंने जितना भी सेविंग लगा किया था थोड़ा बहुत उधार लिया मेरे दोस्तों से, तो मैंने अन्नपूर्णा के लिए पे किया 12 लाख रुपए मैंने इस टाइम पे किया। तो मेरे पास हो गया था कि अमाउंट, कुछ अमाउंट हो गया मेरे पास, तो 37 लाख के आसपास मेरे पास हो गया, 37-38। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने अपनी एजेंसी से बात किया, तो एजेंसी के साथ मेरी अच्छी बनी, उनके साथ पहले क्लाइंब कर चुकी थी और शेरपा पे मेरे जान पहचान के थे, मिंगमा, हापशी मिंगमा उनको बोलते हैं, मतलब मिंगमा नाम है उनका, बट ऐसे लोग बुलाते हैं उनको। तो उनसे मैंने बात कर लिया था कि ऐसा मेरा प्रोजेक्ट है, आप देख लो। उनको भी शायद मजाक लगा कि यार इतना पैसा कहाँ इंडियन के पास होता है, नहीं सच में नहीं होता, ऊपर से इंडियन इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, ऐसा उनका माइंडसेट है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं अच्छा कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद हमारा जॉइंट एक्सपीडिशन था माउंट अन्नपूर्णा, तो हमने लास्ट ईयर माउंट अन्नपूर्णा विदाउट शेरपा मैंने क्लाइंब किया एंड हम वापसी में हम स्टक हो गए थे बैड वेदर में 7-8 घंटे। देन उसके बाद ये सारे सिनेरियो लास्ट ईयर हो चुके, तो इसलिए मुझे पता था अन्नपूर्णा टफ है। तो अन्नपूर्णा जैसे क्लाइंब किया, मैं नीचे आई तो वही हमारी टीम में ये लोग थे, वो कंचनजंगा जा रहे थे। तो मुझे ऐसा था कि यार मुझे भी जाना था कंचनजंगा, मुझे धौलागिरी भी करना था, लेकिन धौलागिरी लास्ट ईयर कर दिया था और स्पॉन्सरशिप है नहीं, तो 2 ही पिक का स्पॉन्सर यानी एवरेस्ट का ही जाना है। तो मुझे एवरेस्ट का मैंने ले लिया था, तो एवरेस्ट के भी कुछ पैसे पेंडिंग थे। तो मुझे ऐसा था कि अब कैसे करूँगी कैसे नहीं विदाउट मतलब ये स्पॉन्सरशिप है ना। उसके बाद हुआ ये कि हम नीचे आए, काठमांडू आए, हम कम से कम 8 दिन ठहरे होंगे वहाँ पे काठमांडू में, मैं जो ठहरी हूँ। तो उस 8 दिन में मैं सुबह शाम एंजॉय करती हूँ उन लोगों के साथ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप सबमिट करके आते हो तो आपको बहुत सारे लोग बुलाते रहते हैं, तो आपको कभी डिनर के लिए बुलाएंगे, कभी कुछ, तो आपको जाते रहते हो। तो हम सारी जगह जा रहे थे, लेकिन दिन में मैं काम करती थी स्पॉन्सर्स अप्रोच करने। तो दिन में मैं फ्री होती, मैं कुछ या रात को कहीं भी बैठी हूँ तो मैं मेल करती रहती। तभी मैंने एक मैसेज डाल दिया अपने सारे स्पॉन्सर्स के बीच में कि मैं कंचनजंगा का प्लान कर रही हूँ, मुझे जाना है, तो अगर कोई है मुझे स्पॉन्सर कर सकता है, तो और अगर कोई अकेला है तो मैं उसकी पूरी की पूरा एक्सपीडिशन उन्हीं के लिए होती। तभी एक कंपनी ने एंटर किया और उन्होंने मुझे बोला कि ओके ठीक है, वी आर रेडी टू स्पॉन्सर। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम 15 तो नहीं करेंगे बट 10 लाख हम स्पॉन्सर करेंगे।
तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जितना भी है ले लेती। फिर जैसे ही मैंने अपने एजेंट से बात किया तो होना था, इसका स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ क्या कि मुझे ना कल मेरा लास्ट दिन था, या तो आज फाइनल, मुझे आज फाइनल करना था कि आज मैं कौन सी पिक पे जा रही हूँ। तो मेरे पास पैसे किसी भी पिक के लिए नहीं, सिर्फ एवरेस्ट को छोड़ के, तो ऑटोमेटिक मुझे एवरेस्ट जाना पड़ेगा, राइट। तो मैं पोस्ट करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे कि मैं जा रही हूँ एवरेस्ट, नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर एवरेस्ट, राइट। मैं ऐसे लिखने वाली, तभी मुझे कॉल आता है और मुझे बोलता है कि बलजीत वी आर रेडी टू स्पॉन्सर यू फॉर माउंट कंचनजंगा। आई सेड सीरियसली, आर यू ओके? यस वी आर रेडी टू स्पॉन्सर यू, गो, ऐसे करके मुझे बोला ओके ठीक है। मैंने फटाफट एजेंसी में फ़ोन किया, मैंने बोला कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, मैं एवरेस्ट नहीं जा रही, मैं कंचनजंगा जा रही हूँ। उन्होंने बोला बलजीत आप ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस गई और उन्होंने मुझे बोला कि बलजीत वेदर बहुत ख़राब है, लास्ट जो विंडो है आई थिंक वो 8 मेरे ख्याल से 12 तक, नहीं 12 तो ख़राब था, मे बी 9-10 कोई है, उसके बाद कोई विंडो नहीं, उसके बाद सीधा विंडो 22 तारीख को है। अब मुझे एवरेस्ट भी क्लाइम करना है और एवरेस्ट का 22 तारीख को उनका भी है विंडो, एवरेस्ट का भी विंडो 22 तारीख, तो एक क्लैश हो गया क्योंकि अब कंफर्म नहीं है ना कंचनजंगा कब क्लाइम हुआ, तो मैं वहाँ पे वेट करूँगी तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, राइट। और अगर एवरेस्ट इस बार चला गया तो नेक्स्ट ईयर मुझे स्पॉन्सर नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे बहुत कैलकुलेटिव चलना है, पर मैंने उनको बोला कि नहीं सर मुझे पता है वेदर ठीक होगा। उन्होंने बोला बलजीत हमारा अगर देखा जाए तो हमारा समिट जाएगा 11 और 12 इन दोनों में से जाएगा, तो नहीं है ठीक। मैंने बोला सर अब वो मुझ पे छोड़ दो, मुझे 101% पता है कि वेदर ठीक होगा, मुझे पता है, तो आप करो बुक कैसे। तो उन्होंने बुक किया और हम 2 दिन हम डिले भी हो गए, वेदर खराब होने की बस मैं मेरे शिप फंस गए हम पे। और फिर हम पहुँचे, हम शायद बेस कैम्प 8 तारीख को पहुँचे होंगे, और फिर उसके बाद हम सीधा कैंप 2 गए, तो कैंप 3, कैंप 4, समिट, सीधा बेस कैंप। तो हमने ये 3-4 दिनों में हम खत्म कर दिया हमने एक्सपीडिशन अपना कंचनजंगा का ना। हाँ, तो हमने सबमिट किया, मैंने 12 तारीख को सबमिट किया, मैंने 12 मई को सुबह 4-4:30 बजे के आसपास। और उसके बाद फटाफट से मैं नीचे आई और हम फिर एवरेस्ट के लिए हम चले गए। एवरेस्ट गए तो मैंने उनको बोला कि काम करो आप माउंट दोस्त का परमिट निकालो, तो परमिट से परमिशन गवर्नमेंट से लेना कि पीक को क्लाइम करने, तो आर यू श्योर बलजीत? मैं निकाल दो आप, तो निकाल दिया। और उसके बाद एवरेस्ट गए, एवरेस्ट मैंने 21 तारीख को सबमिट किया, तो हमने सेम वही किया। जिस दिन मैं पहुंची हूँ एवरेस्ट बेस कैंप, उसी रात को हम 11 बजे, मेरे ख्याल से 12 ही बज गए थे, मतलब अगला दिन स्टार्ट हो गया। तो 12 बजे हम निकले, सीधा कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, समिट, देन नीचे आए, उसी रात को फिर निकले ये नॉन स्टॉप आपने करा? नॉन स्टॉप, एंड देन नीचे वापस आ गए विदाउट एनी हॉल्ट्स, कोई रात को ब्रेक नहीं? रात को ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, ना, लेकिन 3-4 दिन में ये हमने 5 दिन में मैंने पीक क्लाइम कर दी दोनों। अच्छा, दोनों पीक क्लाइम करके नीचे आ गए। और फिर उसके बाद सीधा बेस कैंप आ गई थी। मैं कैंप नहीं रुकती थी क्योंकि पता नहीं स्टैमिना भी बहुत था, मैंने ट्रेनिंग बहुत अच्छा किया था, ठीक है। तो मैंने आपको कहा ना कि, और मेरा ऐसा था कि मेरा जो टारगेट था वो कुछ और था, क्योंकि मुझे विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम करना था। मेरे दिमाग में पहले से फिल्टर था मुझे क्या क्या करना है। जितनी भी पीक्स करी आपने विदाउट ऑक्सीजन? नहीं, ये विद ऑक्सीजन था, ये विद ऑक्सीजन। लेकिन जो मैं सीधा क्या होता क्या है कि जब लोग सबमिट करते हैं तो उनमें इतना एनर्जी नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, वो कैंप 1 में रुक जाते हैं या कैंप 2 में रुक जाते हैं या फिर कुछ कैंप 3 में रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सीधा बेस कैंप में आ रही थी, ठीक है। तो मैं बेस कैंप सीधा आ रही थी, तो मतलब वो बहुत मुश्किल होता कि इतना टायर्ड, आप सोए नहीं हो, खाया नहीं है, पिया नहीं है, सब ढंग से आपने, ठीक है, और आप सीधा आ रहे हैं, तो वो एक रहता है मतलब थोड़ा सा रिस्की पॉइंट रहता है। तो पर मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छा मैंने किया था, मैं मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड थी, तो सेम मैंने ऐसा किया। और मेरा अल्टीमेट गोल ये था कि ये मेरा एंड नहीं है, मुझे बहुत दूर जाना है, तो मुझे उस लेवल की ट्रेनिंग करनी, तो ये ट्रेनिंग आज से स्टार्ट करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करो, नहीं, तो ये ट्रेन आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से। तो मैं ऊपर से लेकर नीचे आती और फिर उसके बाद मैं नीचे बेस कैंप में कॉल किया कि काम करो मकालू के लिए परमिट निकालो। उन्होंने बोला बलजीत निकल ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा ही रहा है, तुम अकेली रही हो माउंट मकालू के लिए, बाकी सारी टीम निकल गई है। तो मैंने बोला टीम तो मेरे साथ ही है, सारे के सारे यहाँ पे, पर उनके परमिट निकल चुके थे, पर तुम अकेली थी, तो अब मुझे एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े उसके लिए। तो मैं अकेली थी क्योंकि अगर 3-4 ग्रुप हो तो कम पैसे, मतलब सबको डिवाइड करके आता है पैसा, तो अब मुझे अकेले ज़्यादा पैसे पड़े क्योंकि उसमें लाइसेंस ऑफिसर पता नहीं क्या क्या लगता है, बहुत सारे लगते हैं। तो उन्होंने बोला ऊपर से तेरे साइन चाहिए, तो हमें कैसे करेंगे? मैंने बोला आप हेली से भिजवाओ, तो हेली हर रोज आता था एवरेस्ट बेस कैंप कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए। तो अब क्या किया कि आज हेली आता है बेस कैंप, पर आज ही मैं निकल गई हूँ नीचे जहाँ से स्टार्ट होना मकालू के लिए, तो मैं नीचे चले गई हूँ डिंगबूचे में, वहाँ पे चले गई थी मैं। तो डिंगबूचे एक नाम जगह है जहाँ से मकालू के लिए जाते हैं, तो मैं वहाँ पे बैठी हूँ। तो वो हेली में आता है और एक दिन खराब वेदर खराब हो गया और इधर भी वेदर खराब, तो हम स्टक हो गए एक दिन, तो उस दिन वो पहुँच नहीं पाता है।
और फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर से वेदर मतलब ठीक था थोड़ा सा, और सारे लोग चले गए मेरे सामने सामने फ्लाई गए होके बेस कैंप चले गए सारे, और मैं वही के वही उनको देख रही हूँ। मैं मेरे भगवान वेदर खराब मत करना। मेरे ख्याल से 11 बजे पहुंचता है मेरा एक शेरपा आते हैं ना, दौड़ के आते हैं, वो मुझे बोलते हैं आप साइन कर दो पहुंच के। वो बेस कैंप से पैदल आया। अच्छा ठीक है, वो सुबह चला है 4 बजे तब जाके पहुंचा मेरे पास। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप इस पर साइन करो। मैंने साइन किया, बाहर देखा एकदम वाइट आउट हो गया। वो मौसम खराब हो गया, मुझे लगा ये रिस्क ले लिया है मैंने बहुत ज़्यादा शायद। देन आई एम प्रेइंग कि नहीं मुझे इतना पता है कुछ तो अच्छा होगा, मेरे पहाड़ पर मुझे विश्वास है, वो मेरा विश्वासघात नहीं करेंगे, या तो पहले से ऐसा नहीं करते, कुछ किया तो कुछ ना अच्छा ही होगा। और अच्छा ये हुआ कि मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए उसी दिन, तो वो एक अच्छा हो गया था। और मुझे गर्म पानी सब कुछ अच्छा मिल रहा है क्योंकि हम हट में रुके थे, तो सब कुछ सही मिल गया। तो मेरे को ऐसा हो गया कि चलो थैंक गॉड कुछ तो अच्छा हो गया। तो फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम उठे, और मैं मेरे शेरपा हमने 6 बजे हम सीधा बेस कैंप पहुँचे। 6-6:30 बजे हम बेस कैंप पहुँच गए थे, और हमने ब्रेकफास्ट किया। तभी पता चला कि सारे लोग उस दिन समिट पुश के लिए जा रहे हैं। हमने बैग पैक किया उसी दिन, और उसी दिन हम कैंप 2 के लिए निकल गए। अच्छा, तो मतलब मैं रेस्ट भी नहीं किया बेस कैंप में। तो एक दिन वो हो गया, फिर कैंप 3 गए, 2 और 3 से हमने सबमिट किया। 3 दिन में एक्सपीडिशन खत्म। मकालू का एक्सपीडिशन 28 अप्रैल को सॉरी मई को मैंने सबमिट कर लिया था। तो 28 अप्रैल को मैंने सबमिट किया था माउंट अन्नापूर्णा, और 28 मई को मैंने सबमिट किया मकालू। तो ये एक्चुअली मुझे मैं कुछ भी काउंट नहीं कर रही थी कि इतने महीने में मैंने ये नहीं किया था। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये 28 दिन में कंप्लीट होगा, ये 30 दिन में ही कंप्लीट होगा। मेरा कोई टारगेट नहीं था, और ना ही ऐसा मेरे पास पैसे ही नहीं थे पहले बात। तो ये मतलब चलते चलते हो गया शायद, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैं होप कर रही थी। मेरा मानना ये है ना कि आप जो सोचते हो ना, ये एक एनर्जी है, ये एक वाइब है, ये पूरे यूनिवर्स में जाती है। एंड जब ये यूनिवर्स में जाते तो ये अगेन ये रिवर्ट आती है टकरा के, एंड ये जब वापस आते तो ऑब्वियसली जो आपने सोचा है ना, इसको आप कर्म भी बोल सकते हैं, कई बार ऐसे बोलते रहते हैं, तो वो चीज़ें टकरा के वापस आती है। जो आप सोच रहे थे वही एक चीज़ें आपके साथ होती है एक्चुअली। एंड जो मैंने चीज़ें मैंने तो 4 ही सोचे थे, यहाँ पे 5 हो गए। तो लास्ट तक मुझे पता नहीं था कि क्या रिकॉर्ड बने हैं क्या नहीं बने हैं, मुझे कुछ नहीं पता नहीं था। बाद में मुझे एजेंसी बताती है कि आपके ये रिकॉर्ड बनना है, आपके ये रिकॉर्ड बनना है। मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते हैं तूने ऐसा किया। तो मुझे ऐसा खुशी नहीं हो रहा था कि मैंने ये किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ना मेरे जैसे पता नहीं हज़ारों, मुझसे भी 100 गुना अच्छे लोग, हज़ारों टैलेंट पता नहीं किस कोने में छुपा बैठा है, और वो इसलिए अपने आप को मार रहा है क्योंकि उसके पास सपोर्ट है। क्योंकि मुझे वो फील हो रहा था, तो मैं वो कनेक्ट करता हूँ। तो ये एक सिनेरियो था। देन मैंने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया लास्ट ईयर ही माउंट मनासी, एंड वो मेरा पहला विदाउट ऑक्सीजन था। वो अन्नपूर्णा से बड़ा है जबकि, पर वो उसमें मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ क्योंकि मेरा अच्छे से एक्कोमोडेशन हो गया। तो वो कितना मीटर्स है? 8163। बलजीत जी, आप थोड़ा बताओ कि आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया इसमें? आई थिंक जो मेन मोटिव और मोटिवेशन जो मुझे मिला है वो मेरी फैमिली से ही मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। तो उन्होंने मुझे हर मोड पे सपोर्ट किया है। मतलब उन्होंने कभी शायद इसलिए भी ना क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर खुद के डिसीजन मैंने खुद से लिए थे। मतलब 12 साल की एज से ही मैंने खुद इनकम करना शुरू कर दिया। तो तब से लेकर मैं ऐसे थी कि सुनती भी कम ही थी घर वालों की, और ऐसा था मैं कुछ अपने लेवल पर करना चाहती। तो उनको था आइडिया कि ये कुछ करना चाहती हूँ, तो हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे फादर ने, मेरी मदर ने कभी मुझे रोका टोका नहीं, कभी भी बंदिशें नहीं लगाई हमें घर पे, कभी भी रोक टोक नहीं किसी भी चीज़ को लेके। तो मुझे लगता है कि मेन मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड जो मेरे ब्रदर और सिस्टर हैं उन्होंने हर बार मुझे सपोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लाइक वो छोटे हैं मुझसे, लेकिन कई बार ऐसा था कि मैं परिवार से शेयर नहीं कर सकती, अपनी मदर से फादर से शेयर नहीं कर सकती वो बात। तो मेरी सिस्टर वहाँ पे खड़ी रहती थी और वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, दीदी आप आज डर रहे हो, दीदी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मतलब मुझे लगता है कि वो वर्ड ना शायद चाहे छोटे से मिले हुए वर्ड है, लेकिन वो वर्ड शायद मुझे आज बना के मतलब मुझे बना दिया उन वर्ड से। तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ से एनर्जी मिली, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मेरे घर वालों से। अभी करंट आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो? आप मतलब इस टाइम पर आपकी क्या स्ट्रगल है? स्ट्रगलिंग देखा जाए तो स्पेशली कि जैसे मैंने बताया कि माउंटेनियरिंग अभी इतनी भी पॉपुलर नहीं है। एंड जो मैं जहाँ से मैं हूँ, मैं हिमाचल से हूँ, तो हिमाचल में अभी भी माउंटेनियरिंग के लिए कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं है जैसे अन्य राज्यों में है, और ना ही कोई सपोर्ट है।
मतलब ना गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना जानते हैं। और स्पॉन्सरशिप अगेन देखा जाए इस मतलब अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए और इस फील्ड को परस्यू करने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप की बहुत नीड हो, तो वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, एक प्रॉपर पाइपलाइन नहीं है सही से। एंड ये चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे चली है। एंड मेरे कुछ पेंडिंग्स चीज़ें अभी मेरे जो इतने एक्सपीडिशन है उसका थोड़ा पेंडिंग बिल रहा था, क्योंकि उसमें ऐसा था कि मेरे स्पॉन्सर बैक कर गए लास्ट में, क्योंकि ऐसा था कि अगर आगे कंटिन्यू चलता है एक्सपीडिशन मेरा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था कि मुझे और भी पीक टाइम करेगी, तो अगर ये एक्सपीडिशन चलता कंटिन्यू तो मे भी स्पॉन्सर आते रहते। लेकिन जब मेरा रेस्क्यू हो गया उसके बाद स्पॉन्सर्स या बैक ऑफ कर दिया, तो पेंडिंग बिल्स हैं अभी मेरे बहुत सारे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियल लाइफ में है, तो एक बैकअप नहीं है अगेन जो एक होना चाहिए। तो बलजीत जी, जैसे आप रक्षा मंत्री अवार्डी हैं जी, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है इस चीज़ के लिए? नहीं, मतलब मुझे भी याद है कि जब स्टार्टिंग में हमें रक्षा मंत्री अवार्ड दिया गया था तो हमें 1 लाख रुपीज़ का प्राइज़ दिया गया था साथ में, बट उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मेरे यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, हिमाचल से तो। मतलब आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए इस समय और इंडिया का नाम आपने मतलब वर्ल्ड में जी। एक तरीके से रोशन किया है, तो आपको गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से आपको कोई मतलब अभी तक तो नहीं मिला है, बट होपफुली कि अभी मिलेगा आगे जब भी होगा तो, या फिर आपकी वीडियो के जरिए मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा तो वैसे सबको दिया जाता है, तो मैं भी हमारी फील्ड में भी दिया जाएगा, कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा, बट अभी तक तो नहीं दिया। ओके, अब आपका आगे का एम क्या है, आपका मोटो क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? क्लाइंबिंग ही करेंगे और क्या करना है। नहीं, आई थिंक मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो मेरे पीछे लोग आ रहे हैं क्लाइंबिंग फील्ड में, वो सिर्फ इसलिए ना है कि सिर्फ पहाड़ चढ़ना और उतरना है, इवन वो समझे कि माउंटेनियरिंग है क्या, बट सही वे में एक पाइपलाइन होना चाहिए, सही वे में माउंटेनियरिंग सीखे। मैं उस चीज़ को मैं प्रमोट कर रही हूँ, मेंटल हेल्थ को मैं प्रमोट कर रही हूँ कि किस तरह से ये हेल्प करता है माउंटेनियरिंग, किस तरह से मेंटल हेल्थ का मतलब बैलेंस करने में आपको हेल्प करता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, आज की बात करूँ, एनजाइटी बात करूँ, डिप्रेशन की बात करूँ, ये शायद ना सोचने में और बोलने में बहुत ऐसे फैंसी से वर्ड लगते हैं, या फिर बात ऐसा लगता है कि अरे जस्ट नॉर्मल सा वर्ड, ये नॉर्मल वर्ड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डीप थिंक है जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि इसी से आज के युवा मैक्सिमम गलत रास्ता चूज़ करते हैं या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, मतलब घर के घर बर्बाद हो चुके हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, तो मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। तो मुझे वो लॉन्ग टर्म में माउंटेनियरिंग से मैंने इसको जोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी जहाँ पे हम इजीली बात कर सकते हैं, हम वहाँ पे अपनी बात नहीं रख पा रहे। सोचिए कि माउंटेनियरिंग में आपके पास लिमिटेड लोग हैं, 2-4 लोग आसपास हैं, और आपके पास कोई इंटरनेट नहीं है, कोई घर का कोई बैकअप नहीं, कुछ भी नहीं है, राइट। तो आप वहाँ पे अपने आप को कैसे मेंटली आप फोकस रखते हो, कैसे स्ट्रॉन्ग, तो वो एक कनेक्ट करना है मुझे लोगों की। आप सोचिए हमारे पास लिमिटेड सोर्स है वहाँ पर, फिर भी हम वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, और आपके पास इतने सारे सोर्स होने के बाद भी आप कह रहे हो कि आप डिप्रेशन में हो, तो वाई, क्यों है ऐसा? तो एक तो ये क्वेश्चन ये इस तरह का है। सेकेंड, माउंटेनियरिंग को मैं इंडिया में चाहती हूँ कि वो उस लेवल पहुंचे कि जिस तरह से फॉरनर्स एक फ्रीली क्लाइंब कर पाते हैं, राइट। अच्छा, मुझे ये एक बात है कि इंडियन माउंटेनियर्स को आज तक सोचा जाता था कि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि जब उनको ट्रेनिंग कर रही है वो स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हैं, तो ट्रेनिंग कब करेंगे? उनका एक्सपीरियंस सर पे रहता है, वो ट्रेनिंग करते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, जब तक स्पॉन्सर लास्ट तक वो स्पॉन्सरशिप ही ढूंढते रहते हैं और सीधा उठ चले जाते हैं, फिर तो कहाँ से वो स्ट्रॉन्ग होंगे? तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी होना चाहिए, कुछ चीज़ें जिस तरह से आपके स्पोर्ट्स हैं, जिस तरह से आपका क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, आप इन सबको देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपकी रॉक क्लाइंबिंग जो अभी चल रहा है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग है वो चल रहा है। जिस तरह से स्पोर्ट को आप सपोर्ट करें, इसी तरह से इसको भी सपोर्ट करें, इस पे भी आप बात करें। इस एटलीस्ट जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एटलीस्ट हमारे लिए एक लाइन तो खोले। हम डायरेक्टली हम स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते उनसे, हमें फिर पता नहीं क्या घुमा फिरा के हमें बात करनी पड़ती है। मतलब अब CSR फंड में नहीं आता है क्लाइंबिंग, राइट? क्यों नहीं आता? आप उसमें भी इंक्लूड कीजिए ना, ताकि आप सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करिए, एटलीस्ट कॉर्पोरेट से तो हम सपोर्ट ले सकें। आप एक तो ऑप्शन खोलो हमारे लिए, आप एक भी ऑप्शन नहीं खोल रहे। तो आई थिंक ये बात होनी चाहिए, इस पर बात रखनी चाहिए। और जिन्होंने काम किए, अच्छे अच्छे काम किए हैं माउंटेनियरिंग फील्ड में, डिजर्विंग पर्सन, चाहे चलो मैं नहीं हूँ कोई बात नहीं, लेकिन एक और लड़की है सविता कंसवाल, जो दुनिया में नहीं रही पिछले साल से, आपने उसको, उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको कुछ भी नहीं दिया अभी तक, इवन डिस्ट्रिक्ट ने कुछ नहीं दिया।
आप उसके बारे में बात करें। वो बच्चा अपनी जान दे चुका है इतना सारा देश का नाम रोशन करके, वो डिजर्विंग है, उसे आप कुछ दीजिए, उसको अवार्ड दीजिए, उससे बात कीजिए, उसके बारे में उसके घर वाले कंडीशन क्या है, उसके घर में वही इनकम करने वाली थी, बाकी थे नहीं, तो आप बात कीजिए। और मुझे लगता है कि सारे माउंटेनियर्स जितने भी हैं, जिस भी कोने में बैठे हैं, वो एक साथ आगे आए, एक साथ बात करें, एक दूसरे का साथ दें, रेदर देन की लेग पुलिंग करने के, रेदर देन की कंपटीशन में आने के। मुझे लगता है कि वहाँ पे इस टाइम पे हमें ज़रूरत है एक साथ चलने की, कोलैब करने की। इस टाइम हमें ज़रूरत है कि एक साथ मिल के हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम ना बिखरे पड़े हैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप मिल के बात करें, आगे बढ़े, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और इवन नॉट माउंटेनियर, आई थिंक सारे कम्युनिटी के लोग, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, मिल के बात करें, तो होगा क्या, हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है। और हम पता क्या कर रहे हैं, हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद के लिए भी बोलूँगा, अगर मैं किसी की बुराई कर रही हूँ तो हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि हम अपने देश के लोगों को, अपने ही लोगों को मतलब पीछे खींचने की बात कर रहे हैं। तो इट मीन क्या, अगर आप एक बंदे को अगर जो अच्छा, जिसमें कैपेबिलिटी है, और अगर मैं उसको अपनी पावर दिखा के अगर उसको मैं पीछे कर रही हूँ, इट मीन्स कि मेरे देश का नाम कहीं आने वाला था आगे, ठीक है। तो हम उस इंसान को पीछे कर रहे हैं, राइट, और उसकी कैपेबिलिटी को हम पीछे करें। तो प्लीज़ आप चांस दें, उसको सपोर्ट करें, बजाय किसी से जेलस करना, आप सीखें उससे। शायद हो सकता है कि आपको सीखने की जरूरत हो, और आप एक बार सीख लो तो आप बहुत ज़्यादा हासिल कर लो, है ना, जितना आप पहले करें। तो एक सीखने की उम्मीद रखो, सपोर्ट करना, प्यार, ये इसके साथ आगे बढ़ो, चाहे किसी भी फील्ड में बढ़ो, बट इसके साथ आगे बढ़ो। एक लास्ट मैसेज जो आप सबको देना चाहते हैं? बस यही मैसेज है कि एक साथ आगे आइए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, चाहे किसी भी फील्ड में जुड़े हो, कुछ भी आप कर रहे हो। और लास्ट लाइन ये है कि देखो ना, भूख आपको लगी है, निवाला आपको अपने आप मुंह में डालना पड़ेगा, कोई चबा के नहीं देगा। हो सकता है कि आपको परोस दे थाली में कोई, पर आपको भूख आपको लगी, खाना आपको ही खाना पड़ेगा, तभी आपकी वो भूख खत्म होगी, उससे पहले नहीं होगा। तो अच्छा है कि आप उसके लिए मेहनत करें, ठीक है। दर्द आपका है, ड्रीम आपके हैं, उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, तो पूरा कीजिए, एक दूसरे के साथ सपोर्ट कीजिए। आप बेशक किसी की हेल्प नहीं कर सकते, पैसों से आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, या कुछ भी आप मनी नहीं दे सकते, डजंट मैटर, बट मैटर ये करता है कि आपके जो मुंह से निकले हुए शब्द हैं वो कितने प्यार भरे हैं और कितने अच्छे हैं, किस तरह से आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बेशक किसी को सपोर्ट मत करो, पैसे मत दो, कुछ मत दो, लेकिन आप अपना जो बिहेवियर बहुत अच्छे से रखो सभी के साथ, तो बढ़ते रहो इसी तरह। गोल्डन रूल, ट्रीट द वे बिल्कुल यू वांट टू गेट ट्रीटेड। या मुझे लगता है कि जिस तरह का ना आप पौधा बोओगे, जिस तरह का बीज आप लगाओगे, उसी तरह का पेड़ आपको मतलब दिखेगा उगता हुआ, राइट। तो आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी चीजें कीजिए, आपके साथ अच्छा हुआ, कभी बुरा नहीं हो सकता, ये मैं लिख के दे देती हूँ। बलजीत जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आप आए आज हमारे साथ, आपने इतनी बातें करी। मुझे ऐसा लगता है कि आप पैदा ही माउंटेन के लिए हुई, आप पैदा एक माउंटेन में, हिमाचल में हुई है, और आपका जो पूरा, मैंने जो समझा है, जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, आपकी डेस्टिनेशन ही जो है ना सिर्फ पहाड़ और सिर्फ माउंटेन्स है। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपकी फ्यूचर की जर्नी है, जो भी आप एक इच्छा रखती है, वो आपकी ज़रूर पूरी हो। और इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ मतलब बैठकर मेरे को मिली है, मैं आपको बता नहीं सकता। बट थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए। एंड थैंक यू सो मच जितने भी मेरे जिम में लोग थे, मैं शायद पर्सनली नहीं जानती, जैसे आपने बताया कि आप पूरे करे थे और मेरे लिए प्रे करने के लिए, एंड बाकी सभी लोगों को जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया, थैंक यू सो मच प्रे करने के लिए। इसी तरह से आप सभी के लिए प्रे करते रहिएगा। थैंक यू।